ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 321, स्तर 8 जादूगर और स्तर 5 जादूगर का मार्ग _2। मिल्टन चेनी ने भावुकता के भाव के साथ अपनी आंखों में एक गहरी नज़र के साथ बात की। इस सच्चे शरीर सिमुलेशन से पहले मिल्टन चेनी ने कई टेक्स्ट सिमुलेशन से गुजरा था, इसलिए वह जानता था कि गार्जियन सागर सिर्फ दूसरे दायरे स्तर के जादूगर संगठनों पर युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा था। इसके बाद गार्जियन सागर वास्तव में दूसरे जादूगर संगठनों के साथ युद्ध में उतर गया। वास्तव में उसके पिछले कई टेक्स्ट सिमुलेशन गार्जियन सागर और दूसरे जादूगर संगठनों के बीच युद्ध के बीच उसकी मृत्यु में समाप्त हो गए। मंसूर का जिक्र नहीं करना चाहिए, जो शायद अब पहले से ही एक स्तर 8 जादूगर हो। सिर्फ गार्जियन सागर द्वारा युद्ध की घोषणा पहले तो प्रबंधनीय थी, दूसरे दायरे स्तर के जादूगर संगठन गार्जियन सागर की निष्क्रियता को देखते हुए भी स्थिर रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अन्य दायरे स्तरीय जादूगर संगठनों से स्वाभाविक जांच अनिवार्य रूप से आती गई। आखिरकार युद्ध की घोषणा करना केवल बातचीत नहीं है, यह कोई मजाक नहीं है, खासकर जब युद्ध की घोषणा करने वाला जादूगर दायरे में सबसे बड़ा श्वेत जादूगर संगठन है और इसमें लेवल 7 जादूगर दायरे स्तरीय जादूगर संगठन भी शामिल है। ये संभवतः मजाक नहीं हो सकता। अगर गार्जियन सागर ने कोई कदम नहीं उठाया तो अन्य दायरे स्तरीय जादूगर संगठनों को कार्रवाई करनी होगी। आखिरकार जादूगर दायरे में कोई भी दायरे स्तरीय जादूगर संगठन कम से कम 10 लाख वर्षों से दृढ़ है। ऐसी संस्थाएं स्वाभाविक रूप से उकसाए जाने के बाद निष्क्रिय नहीं रह सकतीं। कई हजार साल पहले हाल के कुछ 100 वर्षों की तुलना में कम घटनाएं हुई थीं। चाहे कितनी भी देर तक चुप्पी क्यों न रहे, आपके लिए जितना संभव हो गार्जियन सागर में रहना बेहतर है, बैन ने असहाय होकर कहा। वह लगभग 5000 वर्षों से गार्जियन सागर का हिस्सा था। वह निश्चितता के साथ कह सकता था कि पिछले 4000 वर्षों की घटनाएं इस पिछले 1000 वर्षों की घटनाओं से कम थीं। मिल्टन चेनी की चिंताएं उस पर से हटी नहीं थीं। एक बार तीर खींच लिया जाए तो उसे मारना ही पड़ता है। गार्जियन सागर और अन्य क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठनों के बीच युद्ध अपरिहार्य था। ये केवल जल्दी या बाद में होने वाला अंतर था। जादूगर क्षेत्र ने अभी अभी एक अंतर क्षेत्र युद्ध का अनुभव किया था। जैसे ही वह युद्ध समाप्त हुआ, वे एक गृहयुद्ध में उतरने वाले थे। यहाँ तक कि बैन भी इस स्थिति के बारे में कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। जादूगर क्षेत्र ने पहले भी गृहयुद्धों का अनुभव किया था। जादूगर स्वाभाविक रूप से एक शांतिपूर्ण समूह नहीं थे। जादूगर क्षेत्र के इतिहास में बड़े पैमाने पर गृहयुद्ध अंतर क्षेत्र युद्धों की तुलना में कहीं अधिक थे। हालांकि गार्जियन सागर जैसे शीर्ष जादूगर संगठन के लिए अन्य जादूगर संगठनों पर सार्वजनिक रूप से युद्ध की घोषणा करना अत्यंत दुर्लभ था। ऐसा करने वाला अंतिम जादूगर संगठन गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर था। हालांकि गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर को अन्य रियल्म स्तरीय जादूगर संगठनों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच गार्जियन सी ने इस बार अन्य रियल्म स्तरीय जादूगर संगठनों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। हालांकि आसन्न गृहयुद्ध, जो लगभग सभी रियल्म स्तरीय जादूगर संगठनों को अपनी चपेट में ले लेगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यह अपरिहार्य हो गया है। गुरु, मैं समझता हूँ। मिल्टन चेनी ने बैन के स्वर में असहायता का संकेत सुना और समझ में सिर हिलाया। बैन की चेतावनियों के बिना भी मिल्टन चेनी निकट भविष्य में गार्जियन सी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन से बहुत कुछ हासिल किया है। सिमुलेशन के शुरू से लेकर वर्तमान बिंदु तक की यादें निश्चित रूप से एक मूल्यवान खजाना हैं। ये यादें अविश्वसनीय रूप से विस्तृत मिल्टन चेनी के दिमाग में पूरी तरह से उकेरी गई हैं। दूसरे शब्दों में, अगर वह वास्तविकता में वैसा ही करता है जैसा उसने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में किया था, तो ये भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने के बराबर है। बेशक मिल्टन चेनी ट्रू बॉडी सिमुलेशन में ठीक उसी रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उसके पास सिम्युलेटर नहीं था, लेकिन वास्तव में उसके पास एक है। 100 साल में भी मिल्टन चेनी सैकड़ों सिमुलेशन जमा कर सकते थे। इन सैकड़ों सिमुलेशन का संचय निस्संदेह उसके लिए बहुत मददगार होगा। 1000 साल की तो बात ही छोड़िए, 1000 साल में हजारों सिमुलेशन के साथ कम से कम उसे लेवल 5 विज़ार्ड दायरे में धकेला जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में लेवल 4 विज़ार्ड और लेवल 5 विज़ार्ड द्वारा किए गए विकल्प पूरी तरह से अलग होते हैं। अलग अलग विकल्पों के साथ भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता। फिर भी ट्रू बॉडी सिमुलेशन मिल्टन चेनी के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, चूंकि तुम वापस आ गए हो, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे विज़ार्ड टॉवर को छोड़ने का समय आ गया है। गार्डियन सी में रहने के लिए मिल्टन चेनी की सहमति को देखकर बैन ने अपने प्रस्थान की घोषणा की। अगले ही पल मिल्टन चेनी के जवाब देने से पहले बैन गायब हो गया। मिल्टन चेनी की नज़र उस जगह पर टिकी रही जहां बैन कुछ पल के लिए गायब हो गया था और फिर कहीं और देखने लगा।
उस समय मिल्टन चेनी के दिमाग में कई विचार और कल्पनाएं घूम रही थीं, लेकिन मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे इन विचारों और कल्पनाओं को दबा दिया। विजार्ड टॉवर के एरे सेंटर में क्रॉस लेग बैठे मिल्टन ने अब और विचार नहीं किए। अभी बहुत ज्यादा सोचना उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। आखिरकार उसके विचारों की वजह से घटनाओं का क्रम थोड़ा भी नहीं बदलेगा। वह अब केवल गार्जियन सागर का लेवल 4 का जादूगर था, और गार्जियन सागर में उसके जैसे सैकड़ों लेवल 4 के जादूगर थे। एक लेवल 4 का जादूगर विजार्ड दायरे में कमजोर नहीं था। विजार्ड महाद्वीप पर वह निश्चित रूप से शीर्ष में से एक था। हालांकि फिर भी अगर गार्जियन सी अन्य क्षेत्र स्तरीय जादूगर संगठनों के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो स्तर 4 जादूगर निश्चित रूप से युद्ध के अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए मिल्टन ने इन विचारों को अपने दिल में दबा लिया। सच्ची शारीरिक नकल और वास्तविक कल्पना केवल नकल थी, वास्तविकता नहीं। अब मिल्टन को जो करने की जरूरत थी वह था खुद को बेहतर बनाना। इस बिंदु पर मिल्टन के लिए आध्यात्मिक शक्ति का सुधार अंतहीन था। सच्ची शारीरिक नकल के अंत से मिलने वाली प्रतिक्रिया केवल स्मृति नहीं थी, बल्कि क्षेत्र में उन्नयन भी था। इसलिए मिल्टन स्वाभाविक रूप से अपना समय सत्य शारीरिक नकल में बर्बाद नहीं करेंगे। पैर मोड़कर बैठे हुए मिल्टन ने ध्यान मार्गों के साथ ध्यान तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता है। मिल्टन जो ध्यान के बीच में था उसके लिए समय निस्संदेह बहुत तेजी से बीतता है। ... समय उड़ गया। 200 साल एक पल में बीत गए। विजार्ड दायरे में बड़े दायरे स्तर के विजार्ड संगठन शून्य से अपने खड़े कद तक विकसित हुए। कई 100,000 से 10 लाख साल तक के छोटे और सबसे लंबे समय तक खड़े रहने वाले 10 मिलियन साल तक भी। इन दायरे स्तर के विजार्ड संगठनों को नष्ट होने में कितना समय लगता है? एक स्तर 8 का जादूगर इसका उत्तर दे सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दायरे स्तर के विजार्ड संगठन की नींव कितनी गहरी थी। एक सच्चे स्तर 8 के जादूगर के हाथ में इसे एक पल में मिटा दिया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये 200 साल है, लेकिन वास्तव में मंसूर को बस कुछ ही पल लगे। 200 साल का समय गार्जियन सी के अन्य जादूगरों के लिए अपनी चाल चलने के लिए और अधिक था। क्या आप गार्जियन सी छोड़ना चाहते हैं? मिल्टन के कानों में एक आवाज पड़ी। आवाज के मालिक की पीठ मिल्टन की तरफ थी। मिल्टन आवाज तो साफ सुन सकता था, लेकिन वह अपने सामने खड़े व्यक्ति की आकृति नहीं देख सकता था। यहां तक कि उसकी याददाश्त भी कुछ धुंधली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक सेकंड में आप किसी व्यक्ति की पहचान याद रख सकते हैं, लेकिन अगले सेकंड में आप उसे भूल जाएंगे, फिर अगले सेकंड में आप उसे फिर से याद कर लेंगे। मिल्टन को उस समय ठीक ऐसा ही महसूस हो रहा था। ये कहना होगा कि यह एहसास बिल्कुल भी सहज नहीं था। अगले ही पल मिल्टन की आंखों में स्पष्टता की एक चमक उभरी। ऐसा लगा जैसे उसके सामने वाले व्यक्ति ने इस प्रभाव को रोक दिया था, इसलिए मिल्टन अब सामान्य रूप से सोचने में सक्षम था। मिल्टन की आंखों में भी आश्चर्य की एक चमक उठी, क्योंकि वे स्पष्टता वापस पा चुके थे। स्तर 8 जादूगर। अगर मंसूर सक्रिय रूप से इस प्रभाव को नहीं रोकता तो मिल्टन मंसूर के बगल में सामान्य रूप से सोच भी नहीं पाते। हाँ, मैं आत्मा क्षेत्र की यात्रा करना चाहता हूं ताकि लेवल 5 के जादूगर का मार्ग ढूंढ सकूं, मिल्टन ने श्रद्धापूर्वक कहा। वह निश्चित रूप से गार्जियन सागर में नहीं रह सकता था। मिल्टन जानता था कि गार्जियन सागर अन्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। यदि मिल्टन गार्जियन सागर में ही रहा तो उसे निश्चित रूप से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। गार्जियन सागर छोड़ने का कोई कारण ढूंढना बेहतर है। बेशक ये छोड़ना है, दोष नहीं। लेवल 5 जादूगर। ठीक है, तुम जा सकते हो, मंसूर ने धीरे से कहा। अगले ही पल मिल्टन ने पलक झपकाए और मंसूर चला गया। अध्याय 321, 191, लेवल 8 जादूगर और लेवल 5 जादूगर का मार्ग _2। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी ने भावुकता के संकेत के साथ अपनी आंखों में एक गहरी नज़र के साथ बात की। इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन से पहले मिल्टन चेनी ने कई टेक्स्ट सिमुलेशन किए थे, इसलिए उन्हें पता था कि गार्जियन सी सिर्फ दूसरे रियल लेवल विजार्ड संगठनों पर युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा था। इसके बाद गार्जियन सी ने वाकई दूसरे विजार्ड संगठनों के साथ युद्ध किया। वास्तव में उनके पिछले कई टेक्स्ट सिमुलेशन गार्जियन सी और दूसरे विजार्ड संगठनों के बीच युद्ध के बीच उनकी मृत्यु में समाप्त हो गए। मंसूर का तो जिक्र ही नहीं, जो शायद अब लेवल 8 का विजार्ड हो। सिर्फ गार्जियन सी द्वारा युद्ध की घोषणा करना ही पहले तो प्रबंधनीय था। दूसरे रियल लेवल विजार्ड संगठन गार्जियन सी की निष्क्रियता को देखते हुए भी स्थिर रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरे रियल लेवल विजार्ड संगठनों से स्वाभाविक जांच अनिवार्य रूप से आने लगी। आखिरकार युद्ध की घोषणा सिर्फ बातचीत नहीं है, यह कोई मजाक नहीं है।
खास तौर पर तब जब युद्ध की घोषणा करने वाला जादूगर क्षेत्र का सबसे बड़ा श्वेत जादूगर संगठन है और इसमें लेवल 7 जादूगर क्षेत्र स्तर का जादूगर संगठन भी शामिल है। ये संभवतः मजाक नहीं हो सकता। अगर गार्जियन सागर ने कोई कदम नहीं उठाया तो दूसरे क्षेत्र स्तर के जादूगर संगठनों को कार्रवाई करनी होगी। आखिरकार जादूगर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र स्तर का जादूगर संगठन कम से कम 10 लाख वर्षों से दृढ़ है। ऐसी संस्थाएं स्वाभाविक रूप से उकसाए जाने के बाद निष्क्रिय नहीं रह सकतीं। कई हजार साल पहले हाल के कुछ 100 सालों की तुलना में कम घटनाएं हुई थीं। चाहे कितनी भी देर तक चुप्पी क्यों न रहे, आपके लिए जितना संभव हो सके गार्जियन सागर में रहना बेहतर है। बैन ने असहाय होकर कहा। वह लगभग 5000 वर्षों से गार्जियन सागर का हिस्सा था। वह निश्चितता के साथ कह सकता था कि पिछले 4000 वर्षों की घटनाएं इस पिछले 1000 वर्षों की घटनाओं से कम थीं। मिल्टन चेनी की चिंताएं उस पर से हटी नहीं थीं। एक बार तीर खींच लिया जाए तो उसे मारना ही पड़ता है। गार्जियंसी और अन्य रियल्म स्तरीय विजार्ड संगठनों के बीच युद्ध अपरिहार्य था। ये केवल जल्दी या बाद में होने वाला अंतर था। विजार्ड रियल्म ने अभी अभी एक अंतर क्षेत्र युद्ध का अनुभव किया था। जैसे ही वह युद्ध समाप्त हुआ, वे एक गृहयुद्ध में उतरने वाले थे। यहाँ तक कि बैन भी इस स्थिति के बारे में कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। विजार्ड रियल्म ने पहले भी गृहयुद्धों का अनुभव किया था। विजार्ड स्वाभाविक रूप से एक शांतिपूर्ण समूह नहीं थे। विजार्ड रियल्म के इतिहास में बड़े पैमाने पर गृह युद्ध अंतर क्षेत्र युद्धों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में हुए। हालांकि गार्जियंसी जैसे शीर्ष विजार्ड संगठन के लिए अन्य विजार्ड संगठनों पर सार्वजनिक रूप से युद्ध की घोषणा करना अत्यंत दुर्लभ था। ऐसा करने वाला अंतिम जादूगर संगठन गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर था। हालांकि गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर को अन्य रियल्म लेवल विजार्ड संगठनों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच गार्जियंसी ने इस बार अन्य रियल्म लेवल विजार्ड संगठनों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। हालांकि आसन्न गृहयुद्ध, जो लगभग सभी रियल्म लेवल विजार्ड संगठनों को अपनी चपेट में ले लेगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यह अपरिहार्य हो गया है। गुरु, मैं समझता हूँ। मिल्टन चेनी ने बैन के स्वर में असहायता का संकेत सुना और समझ में सिर हिलाया। बैन की चेतावनियों के बिना भी मिल्टन चेनी निकट भविष्य में गार्जियंसी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन से बहुत कुछ हासिल किया है। सिमुलेशन के शुरू से लेकर वर्तमान बिंदु तक की यादें निश्चित रूप से एक मूल्यवान खजाना हैं। ये यादें अविश्वसनीय रूप से विस्तृत मिल्टन चेनी के दिमाग में पूरी तरह से उकेरी गई हैं। दूसरे शब्दों में, अगर वह वास्तविकता में वैसा ही करता है जैसा उसने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में किया था, तो ये भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने के बराबर है। बेशक मिल्टन चेनी ट्रू बॉडी सिमुलेशन के समान ही रास्ता नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इसमें एक मुख्य अंतर है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उनके पास सिम्युलेटर नहीं था, लेकिन वास्तव में उनके पास एक है। 100 साल में भी मिल्टन चेनी सैकड़ों सिमुलेशन जमा कर सकते थे। इन सैकड़ों सिमुलेशन का संचय निस्संदेह उनके लिए बहुत मददगार होगा। 1000 साल की बात तो छोड़ ही दीजिए, 1000 साल में हजारों सिमुलेशन के साथ कम से कम उन्हें लेवल 5 विजार्ड दायरे में धकेला जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में लेवल 4 विजार्ड और लेवल 5 विजार्ड द्वारा किए गए विकल्प पूरी तरह से अलग होते हैं। अलग अलग विकल्पों के साथ भविष्य समान नहीं हो सकता। फिर भी ट्रू बॉडी सिमुलेशन मिल्टन चेनी के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, चूंकि तुम वापस आ गए हो, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे विजार्ड टॉवर को छोड़ने का समय आ गया है। गार्डियंसी में रहने के लिए मिल्टन चेनी की सहमति को देखकर बैन ने अपने प्रस्थान की घोषणा की। अगले ही पल मिल्टन चेनी के जवाब देने से पहले बैन गायब हो गया। मिल्टन चेनी की नज़र उस जगह पर टिकी रही जहां बैन कुछ पल के लिए गायब हो गया था और फिर कहीं और देखने लगा। उस पल मिल्टन चेनी के दिमाग में कई विचार और ख्याल घूम रहे थे, लेकिन इन विचारों और ख्यालों को धीरे धीरे मिल्टन चेनी ने दबा दिया। विजार्ड टॉवर के एरे सेंटर में क्रॉस लेग बैठे मिल्टन ने अब और नहीं सोचा। अभी बहुत ज्यादा सोचना उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखता था। आखिरकार उसके विचारों की वजह से घटनाओं का क्रम थोड़ा भी नहीं बदलेगा। वह अब गार्डियंसी का सिर्फ लेवल 4 का जादूगर था, और गार्डियंसी में उसके जैसे सैकड़ों लेवल 4 के जादूगर थे। स्तर 4 का जादूगर दायरे में कमजोर नहीं था। जादूगर महाद्वीप पर रखा गया, वह निश्चित रूप से शीर्ष में से एक था। हालांकि फिर भी अगर गार्जियंसी अन्य दायरे स्तर के जादूगर संगठनों के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, स्तर 4 का जादूगर निश्चित रूप से युद्ध के अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए मिल्टन ने इन विचारों को अपने दिल में दबा लिया। सच्ची शारीरिक नकल और वास्तविक कल्पना केवल नकल थी, वास्तविकता नहीं। अब मिल्टन को जो करने की जरूरत थी वह था खुद को बेहतर बनाना जारी रखना। इस बिंदु पर मिल्टन के लिए आध्यात्मिक शक्ति का सुधार अंतहीन था। सच्ची शारीरिक नकल के अंत से मिलने वाली प्रतिक्रिया केवल स्मृति नहीं थी, बल्कि दायरे में उन्नयन भी थी। इसलिए मिल्टन स्वाभाविक रूप से अपना समय सत्य शारीरिक नकल में बर्बाद नहीं करेंगे।
पैर मोड़कर बैठे हुए मिल्टन ने ध्यान मार्गों के साथ ध्यान तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता है। मिल्टन जो ध्यान में लीन था उसके लिए समय निस्संदेह बहुत तेजी से बीतता है। समय उड़ गया, 200 साल एक पल में बीत गए। विजात दायरे में बड़े दायरे स्तर के विजात संगठन शून्य से अपने खड़े कद तक विकसित हुए। कई 100,000 से 10 लाख साल तक के छोटे और सबसे लंबे समय तक खड़े रहने वाले 10 लाख साल तक भी। इन दायरे स्तर के विजात संगठनों को नष्ट होने में कितना समय लगता है? एक स्तर 8 का जादूगर इसका उत्तर दे सकता है, चाहे दायरे स्तर के विजात संगठन की नींव कितनी भी गहरी क्यों ना हो। एक सच्चे स्तर 8 के जादूगर के हाथ में इसे एक पल में मिटा दिया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये 200 साल है, लेकिन वास्तव में मंसूर को बस कुछ ही पल लगे। 200 साल का समय गाजियन सागर के अन्य जादूगरों के लिए अपनी चाल चलने के लिए और भी ज्यादा था। क्या आप गाजियन सागर छोड़ना चाहते हैं? मिल्टन के कानों में एक आवाज़ पड़ी। आवाज़ के मालिक की पीठ मिल्टन की तरफ थी। मिल्टन आवाज़ तो साफ सुन सकता था, लेकिन वह अपने सामने खड़े व्यक्ति की आकृति नहीं देख सकता था। यहाँ तक कि उसकी याददाश्त भी कुछ धुंधली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक सेकंड में आप किसी व्यक्ति की पहचान याद रख सकते हैं, लेकिन अगले सेकंड में आप उसे भूल जाएंगे, फिर अगले सेकंड में आप उसे फिर से याद कर लेंगे। मिल्टन को उस समय ठीक ऐसा ही महसूस हो रहा था। ये कहना होगा कि यह एहसास बिल्कुल भी सहज नहीं था। अगले ही पल मिल्टन की आंखों में स्पष्टता की एक चमक उभरी। ऐसा लगा जैसे उसके सामने वाले व्यक्ति ने इस प्रभाव को रोक दिया था, इसलिए मिल्टन अब सामान्य रूप से सोचने में सक्षम था। मिल्टन की आंखों में भी आश्चर्य की एक चमक उठी, क्योंकि वे स्पष्टता वापस पा चुके थे। स्तर 8 जादूगर। अगर मंसूर सक्रिय रूप से इस प्रभाव को नहीं रोकता, तो मिल्टन मंसूर के बगल में सामान्य रूप से सोच भी नहीं पाते। हाँ, मैं आत्मा क्षेत्र की यात्रा करना चाहता हूँ ताकि लेवल 5 के जादूगर का रास्ता ढूंढ सकूं। मिल्टन ने श्रद्धापूर्वक कहा। वह निश्चित रूप से गाजियन सागर में नहीं रह सकता था। मिल्टन जानता था कि गाजियन सागर अन्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। यदि मिल्टन गाजियन सागर में ही रहा तो उसे निश्चित रूप से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। गाजियन सागर छोड़ने का कोई कारण ढूंढना बेहतर है। बेशक ये छोड़ना है, दोष नहीं। लेवल 5 जादूगर। ठीक है, तुम जा सकते हो, मंसूर ने धीरे से कहा। अगले ही पल मिल्टन ने पलक झपकाए और मंसूर चला गया। अध्याय 322:192 सोल अकादमी के अज्ञात नियम और 1000 वर्ष सदस्यता आवश्यक। अनुवादक 54,96,90,339। इतना आसान? मिल्टन चेनी के दिल में अनिश्चितता उमड़ पड़ी। उसने वास्तव में खुद को अस्वीकार किए जाने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन चेनी को आश्चर्य हुआ कि मंसूर ने इतनी आसानी से सहमति दे दी। ये ट्रू बॉडी सिमुलेशन और टेक्स्ट सिमुलेशन के बीच का अंतर था। टेक्स्ट सिमुलेशन में हालांकि चेनी वास्तविकता में अपने अवचेतन विचारों के अनुसार कार्य कर सकता था, लेकिन इसे निष्पादित करना आसान नहीं था। यह एक कारण था कि टेक्स्ट सिमुलेशन में वह समय रहते बड़ी घटनाओं से बच नहीं सका। यदि सिम्युलेटर के सभी सिमुलेशन की तुलना एक खेल से की जाए, तो ट्रू बॉडी सिमुलेशन ऐसा है जैसे चेनी खुद खेल के चरित्र में हेरफेर कर रहा हो, लेकिन टेक्स्ट सिमुलेशन बस खेल के चरित्र का स्वतः खेलना है। अंतर स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा है। मंसूर के गायब होने के स्थान को एक क्षण तक घूरने के बाद चेनी ने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। अगले ही क्षण उसकी आकृति हिल गई और वह भी उसी स्थान पर गायब हो गया। चेनी पर लेवल 8 के जादूगर का दबाव वाकई बहुत ज्यादा था। चेनी को उम्मीद नहीं थी कि मंसूर उससे मिलने के लिए राजी हो जाएगा। दरअसल चेनी की योजना गाजियन सागर का अनुसरण करके अन्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने की थी, अगर वह गाजियन सागर को नहीं छोड़ सकता था। लेवल 4 के जादूगर होने के नाते वह निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं था। इसके अलावा अब उसके पास अपनी जान बचाने के कई तरीके थे, इसलिए दूसरी दुनियाओं के लिए भी वह एक अगुआ था। चेनी को भरोसा था कि वह अपनी जान बचा सकता है। आखिरकार ट्रू बॉडी सिमुलेशन टेक्स्ट सिमुलेशन नहीं है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में जब तक चेनी सावधान रहना चाहता था, उसके पास टेक्स्ट सिमुलेशन की तुलना में कहीं ज्यादा साधन थे। और भी उसके पास अभी भी एक जीवन रक्षक कठपुतली थी जो तुरुप का पत्ता थी। इस जीवन रक्षक कठपुतली के होने से चेनी के पास मूल रूप से 2 जीवन हैं। जब तक चेनी लापरवाह नहीं थे, वे कम से कम अपने सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले टेक्स्ट सिमुलेशन से अधिक समय तक जीवित रह सकते थे। उन्हें इस बात का भरोसा था। हालांकि अब चीजें अलग हैं। मंसूर ने उन्हें गाजियन सागर छोड़ने की अनुमति दे दी। इसका मतलब था कि चेनी को अन्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए गाजियन सागर के युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। अन्य दुनियाओं में जाना सोल रियल्म को निश्चित रूप से चेनी के लिए सबसे सुरक्षित दुनियाओं में से एक कहा जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार ट्रू बॉडी सिमुलेशन में चेनी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।
कम से कम सिमुलेशन में उनके पिछले जीवित रहने के रिकॉर्ड को तोड़ना कोई समस्या नहीं होगी। गाजियन सागर, शुद्ध सफ़ेद समुद्र क्षेत्र के ऊपर। चेनी की आकृति अचानक समुद्र क्षेत्र के ऊपर दिखाई दी। गाजियन सागर द्वारा अन्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने से पहले अभी भी कुछ समय था। चेनी ने अनुमान लगाया कि यह 30 वर्षों के भीतर था। ये समय केवल एक संभावित समय था जिसे चेनी ने पिछले टेक्स्ट सिमुलेशन के आधार पर गणना की थी। ये केवल लंबा होगा, छोटा नहीं। हालांकि अभी भी कुछ समय था, चेनी का इरादा अब और इंतजार करने का नहीं था। जितनी देरी होगी, दुर्घटनाओं की संभावना उतनी ही अधिक होगी। चेनी पहले गाजियन सागर में लौट आया। हालांकि वह लंबे समय तक गाजियन सागर में रहने का इरादा नहीं रखता था, फिर भी चेनी को एक बार वापस आना पड़ा। आखिरकार वह अब अपने दम पर दूसरी दुनिया की यात्रा नहीं कर सकता था। उसे गाजियन सागर के विश्व मार्ग पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि अगर वह लेवल 5 का जादूगर होता तो उसे दूसरी दुनिया में जाने के लिए विश्व मार्ग का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक उसके पास दुनिया के निर्देशांक हैं, वह किसी भी समय दूसरी दुनिया में जा सकता है। हालांकि चेनी अब भी लेवल 4 विजार्ड था और लेवल 5 विजार्ड से अभी भी काफ़ी दूरी थी। भले ही वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति की सीमा तक साधना करने में बहुत समय बिताता हो, लेकिन अननोन रूल्स अभी भी उसकी पहुंच से बाहर हैं। यहाँ तक कि सबसे आम अननोन रूल्स भी वो नहीं हैं जिनकी चेनी इस समय उम्मीद कर सकता है। इसके अलावा चेनी का लक्ष्य वो आम अननोन रूल्स नहीं हैं। आम अननोन रूल्स की संभावित सीमा लेवल 5 विजार्ड है, और चेनी निश्चित रूप से अपनी क्षमता को लेवल 5 विजार्ड के दायरे तक सीमित नहीं रखेगा। भले ही लेवल 5 विजार्ड दायरे में पिरामिड के शीर्ष पर हैं, लेकिन चेनी का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा है। आखिरकार अगर उसका लक्ष्य सिर्फ लेवल 5 विजार्ड बनना होता तो वह अपने पैतृक मास्टर लैन द्वारा दिए गए अननोन रूल्स को अस्वीकार नहीं करता। उस समय लैन ने चेनी के सामने आसानी से प्राप्त होने वाला एक अनाधिकृत नियम रखा था और चेनी ने फिर भी उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि एक बार जब वह सहमत हो जाता तो इसका मतलब होता कि भविष्य में व्हाइट विजार्ड पथ पर उसकी सीमा लेवल 5 विजार्ड होगी। हालांकि संभावित सीमाओं के बिना अनाधिकृत नियमों को प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान बात नहीं है। चेनी और मंसूर ने सोल दायरे में लेवल 5 विजार्ड के लिए जिस मार्ग का उल्लेख किया था वह पूरी तरह से चेनी द्वारा नहीं बनाया गया था। सोल दायरे के भीतर एक अनाधिकृत नियम है। विजार्ड दायरे में बहुत से लोग इस खबर को जानते हैं, लेकिन यह अनाधिकृत नियम क्या है? क्या यह एक सामान्य नियम है या संभावित सीमाओं के बिना नियम है? कोई नहीं जानता, चेनी के पैतृक गुरु लैन को भी नहीं। यह अनाधिकृत नियम सोल दायरे के पहले संगठन सोल अकादमी में स्थित है। चेनी इस संगठन से अपरिचित नहीं थे, क्योंकि जब वह केवल एक शूरवीर था तो उसे इस संगठन से अनुग्रह प्राप्त हुआ था। यहाँ तक कि अपने एक टेक्स्ट सिमुलेशन में भी उनका अंतिम विकल्प सोल अकादमी में शामिल होना था। यही कारण है कि चेनी इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि सोल अकादमी के भीतर बिना स्वामित्व वाले नियम हैं, क्योंकि टेक्स्ट सिमुलेशन में वह सोल अकादमी में शामिल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने जो 3 साल की यादें संजोईं, उनमें से एक में बिना स्वामित्व वाले नियमों की यादें शामिल थीं। अध्याय 323/192 सोल अकादमी के अज्ञात नियम और 1000 वर्ष सदस्यता आवश्यक _2। अनुवादक 54,96,90,339। हालांकि प्रासंगिक यादें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थीं। मिल्टन चेनी को सिर्फ इतना पता था कि सोल अकादमी के अज्ञात नियम थे। जहां तक विवरण की बात है, मिल्टन निस्संदेह एक अजनबी थे। उनका मन विचारों से उलझा हुआ था जो बाहर निकल रहे थे। एक पल के बाद मिल्टन ने इन विचारों और विचारों को अपने दिल की गहराई में दबा लिया। अब इन मामलों पर विचार करने का समय नहीं था। आखिरकार वह अभी भी लेवल 5 के जादूगर बनने से बहुत दूर है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लेवल 4 के जादूगर की सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर थी। उसे अभी भी बहुत आगे जाना था। इन विचारों और विचारों को दबाने के बाद मिल्टन ने सत्य की पुस्तक को बुलाया। सत्य की पुस्तक एक पल में मिल्टन के सामने तैरती हुई दिखाई दी। अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके आध्यात्मिक सागर से निकलकर सत्य की पुस्तक से जुड़ गई। पन्ने खुले और सत्य की पुस्तक से एक सफ़ेद रोशनी की किरण निकली। सफ़ेद रोशनी ने मिल्टन के शरीर को घेर लिया। एक पल बाद मिल्टन का शरीर शुद्ध सफ़ेद समुद्र क्षेत्र के ऊपर गायब हो गया। जब तक उसकी आकृति फिर से उभरी, तब तक वह पहले से ही शून्य स्थान के भीतर था। मिल्टन, जो अचानक इस स्थान पर प्रकट हुआ, उसके रंग में कोई बदलाव नहीं दिखा और उसने इधर उधर नहीं देखा। वह बस शून्य में और गहराई में चला गया। आखिरकार यह उसका इस शून्य में आने का पहला मौका नहीं था। सिमुलेशन में तो इसकी बात ही छोड़िए, वास्तविकता में भी मिल्टन ने एक से अधिक बार अन्य दुनियाओं की यात्रा करने के लिए विश्व मार्ग का उपयोग किया था। इसलिए यहाँ की हर चीज़ मिल्टन में कोई विशेष भावनाएं नहीं जगाती। ये तुम हो, इस बार तुम कहाँ जा रहे हो? ओडम ने मिल्टन को अचानक अपने सामने आते देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, क्योंकि मिल्टन अक्सर यहाँ आते थे।
मिल्टन बैंड से ज़्यादा बार आया गया। मैं इस बार प्लेन चैनल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मुझे सोल रियल्म जाना है, इसलिए मुझे वर्ल्ड पैसेज को सक्रिय करना होगा। असुविधा के लिए खेद है, मिल्टन ने कहा। ओडोम की उनकी पिछली ज़्यादातर यात्राएं प्लेन चैनल के जरिए ही हुई थीं। हालांकि लेवल 4 विज़ार्ड बनने के बाद उन्हें कुछ छोटे प्लेन में जाने के लिए प्लेन चैनल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर उन्हें कुछ खास प्लेन या कुछ बड़े प्लेन में जाना है तो उन्हें प्लेन चैनल का इस्तेमाल करना होगा। मिल्टन की बातें सुनकर ओडोम ने समझ में सिर हिलाया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि मिल्टन सोल रियल्म क्यों जा रहे हैं। कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा। कुछ कारणों से अब वर्ल्ड पैसेज को खोलना पहले से ज़्यादा परेशानी भरा होगा और इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ओडोम ने कहा। जैसे ही उनके शब्द निकले, उन्होंने अपनी सत्य की पुस्तक निकाली। अंतरिक्ष मार्गों की रक्षा करने में उनकी भूमिका के कारण उनकी सत्य की पुस्तक में मिल्टन की तुलना में अधिक कार्य थे। कितना समय और? मिल्टन ने पूछा। किसी कारण से? मिल्टन ने अपने दिल में उलझन के भाव के साथ ओडम से पूछा। विश्वमार्ग का उपयोग किए हुए उसे काफी समय हो गया था, इसलिए उसे परिवर्तन के बारे में पता नहीं था। पिछली बार जब उसने इसका उपयोग किया था, ओडम ने इसे लगभग तुरंत सक्रिय कर दिया था। सबसे तेज 10 दिन होंगे। बेशक, अगर आपको जल्दी है तो मैं इसे अभी आपके लिए खोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं अभी सीधे विश्वमार्ग को खोलने में आपकी मदद करता हूं, तो खोला गया मार्ग बहुत स्थिर नहीं हो सकता है। ओडम ने सत्य की पुस्तक को संचालित किया और साथ ही समझाया। 10 दिन, ये संख्या सुनकर मिल्टन ने राहत की सांस ली। 10 दिन ठीक थे, बहुत लंबा समय नहीं। जब ओडम ने पहले एक पल प्रतीक्षा करने की आवश्यकता का उल्लेख किया, तो मिल्टन ने सोचा कि उसे कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जैसे जैसे वास्तविक शरीर अनुकरण में बिताया गया समय लंबा होता गया, उसे समय के तेजी से बीतने का एहसास होता गया। चिंता मत करो, मैं 10 दिन तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ, मिल्टन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्द निकल जाने के बाद मिल्टन को शून्य के भीतर क्रॉस लेग बैठने के लिए एक जगह मिल गई। मिल्टन के लिए 10 दिन सिर्फ एक ध्यान सत्र के बराबर थे। यह एक के लिए भी पर्याप्त नहीं था। अब जब मिल्टन विज़ार्ड टॉवर में ध्यान तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे, तो प्रत्येक ध्यान सत्र में कम से कम कई महीने लगते थे। लंबे समय में एक ध्यान सत्र में कई साल लग सकते हैं। यही कारण था कि मिल्टन को समय के तेजी से बीतने का एहसास होता था। समय बीतता गया और 10 दिन एक पल में बीत गए। ठीक है, आत्मा क्षेत्र के लिए विश्व मार्ग सफलतापूर्वक खुल गया है। हालांकि यह अतीत की तुलना में थोड़ा अस्थिर है। बेशक, जब तक आप विश्वमार्ग से गुजरते समय अपने शरीर को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पूरी तरह से ढंक लेते हैं, तब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी। ओडम की आवाज़ मिल्टन के कानों में गूंजी। मिल्टन, जो ध्यान कर रहे थे, ने ध्यान तकनीक का संचालन रोक दिया और अपनी आंखें खोलीं। अपने सामने भ्रामक विश्वमार्ग को देखते हुए मिल्टन ने सिर हिलाया। यह अतीत से अलग नहीं था। धन्यवाद, मिल्टन ने धीरे से कहा। इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है। जब ओडम बोल रहे थे, मिल्टन विश्वमार्ग में चले गए। अल्पविराम अल्पविराम। समय एक शाश्वत गिय की तरह है जो कभी घूमना बंद नहीं करता। 10 साल, 20 साल, 50 साल, एक पल में 1 और 100 साल बीत गए। आत्मा क्षेत्र में उज्ज्वल वन के भीतर मिल्टन ने ध्यान तकनीक की अपनी साधना रोक दी और सत्य की पुस्तक सामने आई और उसके सामने मंडरा गई। सत्य की पुस्तक में संदेशों की जांच करने के बाद मिल्टन ने एक लंबी सांस छोड़ी। जो होना था वह हो गया। अब यह मिल्टन की भविष्यवाणी से 70 साल बाद था। मिल्टन को उम्मीद थी कि यह 30 साल के भीतर होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मंसूर 100 साल बाद अपना फैसला लेंगे। अध्याय 324/192 सोल अकादमी के अज्ञात नियम और 1000 वर्ष सदस्यता आवश्यक अंडस्को 3। अनुवादक 54,96,90,339। हालांकि इनमें से कोई भी बात अभी मिल्टन चेनी के लिए मायने नहीं रखती। हालांकि वह अभी भी गार्जियन सी का सदस्य है, लेकिन वह इसके मामलों में उलझा हुआ नहीं है। जब से गार्जियन सी ने विज़ार्ड दायरे में अन्य दायरे स्तरीय विज़ार्ड संगठनों पर युद्ध की घोषणा की है, तब से गार्जियन सी के सदस्यों को अब टास्क स्पेस में मिशन पूरा नहीं करना पड़ता। बहुत सारे कार्यों से मुक्त होने के कारण मिल्टन का जीवन बहुत अधिक आरामदायक हो गया है। मिल्टन को गार्जियन सी से आखिरी बार मिशन पर गए हुए लगभग 400 साल हो चुके हैं। बिना आगे सोचे मिल्टन अपने आध्यात्मिक सागर में सत्य की पुस्तक को वापस याद करता है। जादूगर का मार्ग और अध्यात्मवादी का मार्ग एक साथ नहीं रह सकते। आत्मा अकादमी के अज्ञात नियम को समझने की चुनौती बहुत कठिन है। संरक्षक सागर को एक तरफ रखते हुए मिल्टन अपने मन में चिंतन करता है। वह भूला नहीं है कि वह आत्मा क्षेत्र में क्यों आया था। अगर वह सिर्फ एक झूठी कहानी गढ़कर खुद को संरक्षक सागर से दूर करना चाहता था, तो ऐसी कई जगहें थीं जो आत्मा क्षेत्र से ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकती थीं।
मिल्टन ने आत्मा क्षेत्र को चुनने का मुख्य कारण ये जानकारी थी कि उसे यहाँ अज्ञात नियम के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिली थी। आखिरकार, भले ही मिल्टन अभी भी लेवल 5 जादूगर के स्तर तक पहुंचने से कुछ दूर है, लेकिन समय से पहले तैयारी करना हमेशा फायदेमंद होता है। 100 साल बीत चुके हैं और मिल्टन स्थिर नहीं रहा है। कम से कम उसने अध्यात्मवादियों के कई रहस्य सीख लिए हैं। वास्तव में अध्यात्मवादी जादूगरों के साथ कई समानताएं साझा करते हैं। अज्ञात नियम न केवल जादूगरों को बल्कि अध्यात्मवादियों को भी बहुत प्रभावित करते हैं। मिल्टन जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए आत्मा अकादमी के अज्ञात नियम की जांच करने का प्रयास स्वाभाविक रूप से कई चुनौतियों के साथ आता है। जादूगर का मार्ग और अध्यात्मवादी का मार्ग पूरी तरह से असंगत नहीं है। जिस तरह आध्यात्मिक जादूगर के मार्ग को रक्तरेखा जादूगर पथ के साथ साथ विकसित किया जा सकता है, उसी तरह अध्यात्मवादी के मार्ग को रक्तरेखा जादूगर पथ के साथ भी विकसित किया जा सकता है। हालांकि अगर कोई मुख्य रूप से स्पिरिट सिस्टम जादूगर के मार्ग या वाइट जादूगरों के मार्ग का अभ्यास करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अध्यात्मवादियों के साथ मिलकर खेती नहीं कर सकता है। अध्यात्मवादी संक्षेप में आध्यात्मिक शक्ति की खेती करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करने वाले किसी भी अन्य पारलौकिक मार्ग की तरह आध्यात्मिक शक्ति की खेती करने के लिए अध्यात्मवादियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियां निस्संदेह जादूगरों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों से भिन्न हैं। लेकिन संक्षेप में दोनों आध्यात्मिक शक्ति की खेती कर रहे हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से वाइट जादूगरों के साथ खेती नहीं कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिन दुनियाओं में मिल्टन ने पुनर्जन्म लिया, वे आध्यात्मिक शक्ति की खेती करने वाले पारलौकिक मार्गों का अनुसरण करते हुए श्वेत जादूगरों के साथ सह खेती नहीं कर सकते। एक सिम्युलेटर के साथ भी अन्य दुनियाओं में उनके द्वारा विकसित किए गए पारलौकिक मार्ग अंततः केवल नियम रत्नों का रूप लेते हैं और वास्तव में उनके शरीर के भीतर प्रकट नहीं होते हैं। क्या मुझे अपने श्वेत जादूगर दायरे को त्यागना होगा और उस अज्ञात नियम के रहस्य का पता लगाने के लिए सोल अकादमी में शामिल होने का प्रयास करना होगा? मिल्टन ने अपने मन में सोचा। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने तुरंत इसे खारिज कर दिया। आखिरकार, अगर उसने वास्तव में ऐसा किया, तो ये टेक्स्ट सिमुलेशन के उस समय से अलग नहीं होगा। पिछले टेक्स्ट सिमुलेशन के दौरान वह सोल अकादमी में शामिल हो सका और अज्ञात नियम के रहस्यों को सीख सका। इसका एक बड़ा कारण यह है कि उसने अपना श्वेत जादूगर दायरा खो दिया था। उस समय, हालांकि उसने अपना श्वेत जादूगर दायरा खो दिया था, फिर भी उसका कुछ जीवनकाल बचा हुआ था। और चूंकि उसका सोल अकादमी से कुछ संबंध था, इसलिए वह अंततः सोल अकादमी में आसानी से शामिल हो सकता था। यदि वह अपने वाइट विजार्ड साधना क्षेत्र को त्याग दे और अभी सोल अकादमी में शामिल होने का विकल्प चुन ले। अन्य कारकों को अलग रखते हुए जीवनकाल एक प्रमुख मुद्दा है। यदि परिणामी लाभ इनपुट से मेल नहीं खाता है, और विशेष रूप से जब नुकसान लाभों से अधिक हो, तो वह इसका प्रयास नहीं करेगा। कुछ देर सोचने के बाद मिल्टन को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने एक नया विचार सोचा। उसकी सोच सीमित नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह सिमुलेशन के बाद है, लेकिन मिल्टन के विचार केवल सिमुलेशन पर ही केंद्रित नहीं हैं। आखिरकार, टेक्स्ट सिमुलेशन या ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उसने जो कुछ भी आगे बढ़ाया है, वह उसके वास्तविक अस्तित्व के लिए है। पुनर्जन्म सिमुलेशन के बारे में क्या? यदि मैं पुनर्जन्म सिमुलेशन में आत्मा क्षेत्र में पुनर्जन्म लेता हूं, तो क्या मुझे आत्मा अकादमी में शामिल होने और अननोन रूल का पता लगाने का अवसर मिलेगा? मिल्टन ने अपने मन में सोचा। यह अचानक विचार उसके ज्ञान की प्राप्ति का कारण था। आखिरकार, अब उसके पास वह दुनिया चुनने का विकल्प है जिसमें वह पुनर्जन्म लेना चाहता है। उसका इरादा जल्द ही दिव्य क्षेत्र में पुनर्जन्म लेने का नहीं था, तो क्या आत्मा क्षेत्र पुनर्जन्म के लिए एक अच्छा विकल्प होगा? आखिरकार, आत्मा क्षेत्र और जादूगर क्षेत्र में समान समय प्रवाह होता है। सबसे अधिक संभावना है कि जब वह पुनर्जन्म लेगा, तो वह वर्तमान युग में होगा। शायद उसके पुनर्जन्म के समय जादूगर क्षेत्र और खूनी समुद्री क्षेत्र अभी भी अंतरक्षेत्र युद्ध में लिप्त हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आखिरकार, मिल्टन को भी एक दुनिया के अतीत में पुनर्जन्म लेने का अनुभव है। वास्तव में आत्मा क्षेत्र में पुनर्जन्म लिए बिना सब कुछ अभी भी अज्ञात है। लेकिन भले ही वह वास्तव में आत्मा क्षेत्र के अतीत या भविष्य में पुनर्जन्म लेता है, मिल्टन को बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार, आत्मा अकादमी हमेशा से ही अपने जन्म के बाद से आत्मा क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन रहा है। और आत्मा अकादमी में अननोन रूल को इतने लंबे समय तक कन्फ्यूज रहने का कारण नियमों से कुछ लेना देना होना चाहिए। भले ही पुनर्जन्म सिमुलेशन वह न हो जो मिल्टन के दिमाग में था और उसकी उम्मीद से परे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार, मिल्टन ने जो इस्तेमाल किया वह सिर्फ एक पुनर्जन्म सिमुलेशन था। और एक पुनर्जन्म सिमुलेशन सिर्फ 2 साल के समय में जमा किया जा सकता है। अध्याय 325/192 सोल अकादमी के अननोन रूल्स और 1000 वर्ष सदस्यता आवश्यक _4। अनुवादक 54,96,90,339। इस तरह का परीक्षण जिसमें नुकसान से ज्यादा फायदे थे, मिल्टन चेनी अभी भी करने को तैयार थे।
थोड़ी देर सोचने के बाद मिल्टन ने इस विचार को रोक दिया। हालांकि यह विचार अच्छा था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। आखिरकार वह अभी भी ट्रू बॉडी सिमुलेशन के बीच में था और पुनर्जन्म सिमुलेशन के मामलों पर इस मौजूदा सिमुलेशन के समाप्त होने के बाद सावधानी से विचार किया जा सकता था। अब उसे अभी भी ट्रू बॉडी सिमुलेशन में कार्यों को ठीक से पूरा करने की जरूरत थी। आखिरकार गार्जियन-सी छोड़ने के बाद मिल्टन के पास काफी जीवनकाल था। भले ही वह सोल अकादमी में शामिल नहीं हो सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सोल अकादमी के भीतर अननोन रूल्स का पालन करने के लिए मिल्टन के पास कोई अन्य तरीके नहीं थे। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। इस विचार पर मिल्टन ने ध्यान और साधना जारी नहीं रखी, बल्कि एक झटके में मूल स्थान छोड़ दिया। समय तेजी से बीत गया और यह हमेशा अनजाने में उंगलियों से फिसल गया। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, पलक झपकते ही 500 साल बीत गए। मिल्टन को गार्जियन सागर छोड़े हुए भी 600 साल हो चुके थे। इन 600 सालों के दौरान मिल्टन एक बार भी जादूगर दायरे में वापस नहीं आया था। ये कहना होगा कि इस सच्चे शरीर सिमुलेशन में मिल्टन ने जादूगर दायरे की तुलना में आत्मा दायरे में अधिक समय बिताया था। जब वह जादूगर दायरे में था तो गार्जियन सागर के कार्य के कारण जादूगर दायरे में मिल्टन का समय अधिक लंबा नहीं था। हालांकि आत्मा दायरे में उसे प्रभावित करने वाले कोई कार्य नहीं थे। मिल्टन वास्तव में 600 वर्षों से आत्मा क्षेत्र में रह रहे थे। आत्मा क्षेत्र, स्वर्ण नगर। एक दुकान में मिल्टन दुकान के अंदर एक कुर्सी पर लेटे हुए थे। उनके बगल में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था जो अपने काम में व्यस्त था। कैसा चल रहा है? एक प्राकृतिक आध्यात्मिक वस्तु के लिए भी क्या आत्मा जागरण में बहुत समय नहीं लग रहा है? कुर्सी पर लेटे हुए मिल्टन ने कुछ असहाय होकर कहा। उनके शब्द समाप्त होने के बाद सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना काम जारी रखा। विलियम, क्या तुम मुझे कोई निश्चित उत्तर दे सकते हो? मैं और 10 साल इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बस इतना ही तुम्हें पता है। तुमने अन्य जगहों पर भी पूछा है, क्या तुम पहले से ही इतने भाग्यशाली नहीं हो कि कोई तुम्हारी आत्मा जागरण में तुम्हारी मदद कर सके? मेरे अलावा केवल आत्मा अकादमी के लोग ही तुम्हारा काम संभाल सकते हैं। अगर तुम्हें सोल अकादमी से कोई मिल जाता तो तुम मेरे पास नहीं आते। विलियम ने कुछ हद तक हताश होकर जवाब दिया। ठीक है, ठीक है, अपना समय लो, मैं तुम्हें जल्दी नहीं करूंगा। मिल्टन ने जवाब दिया। यही तो ठीक है। विलियम ने नाक से कुड़ी, फिर अपने काम पर वापस चला गया। उसके बाद मिल्टन ने स्वाभाविक रूप से उसे जल्दी करना जारी नहीं रखा। हालांकि कुछ ही समय बाद मिल्टन ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। विलियम, क्या वास्तव में कोई संभावना है कि आत्मा जागरण आध्यात्मिक सागर की जगह लेने के लिए पर्याप्त सफल होगा? मिल्टन ने पूछा। बहुत उम्मीद नहीं है। यदि आप अभी भी जादूगरी और अध्यात्मवाद को एक साथ विकसित करने की योजना बनाते हैं तो केवल हॉटकोर के साथ सफलता की संभावना अधिक नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक सागर का एक सरल प्रतिस्थापन अभी भी संभव होना चाहिए। बेशक भले ही यह सफल हो, फिर भी इसकी एक ऊपरी सीमा है। अधिकतम आप केवल लेवल 2 स्पिरिचुअलिस्ट तक ही साधना कर सकते हैं। विलियम ने अपना काम जारी रखा और अपना सिर हिलाते हुए बोला। क्या होगा अगर मैं इसके साथ सोल अकादमी में शामिल होना चाहूं? क्या कोई मौका है? मिल्टन ने पूछा। हालांकि वह विलियम को कुछ समय से जानता था, लेकिन ये पहली बार था जब मिल्टन ने ये सवाल पूछा था। अभी तक उसने अपना अंतिम उद्देश्य नहीं बताया था। ये सुनकर विलियम ने आखिरकार अपना काम रोक दिया। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी कुड़ी, मानो ये पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो। कुछ देर सोचने के बाद विलियम ने जवाब दिया। बेहतर होगा कि तुम बहुत उम्मीद न रखो। हालांकि तुम लेवल 4 के जादूगर हो, फिर भी संभावनाएं कम हैं। जहां तक मुझे पता है, सोल अकादमी ने पहले कभी लेवल 4 स्पिरिट सिस्टम जादूगर को स्वीकार नहीं किया है। और क्या तुम गार्जियन सी के सदस्य नहीं हो? तुम सोल सी में क्यों शामिल होना चाहते हो? इस बिंदु पर विलियम के स्वर में भ्रम की झलक दिखी। मिल्टन गार्जियन सी का सदस्य था, जिसे विलियम जानता था। कहा जा सकता है कि वर्तमान गार्जियन सी ने विजार्ड दायरे के आसपास की दुनिया में अपना नाम बनाया है। मात्र 500 वर्षों में 2 छोटी दुनियाएं पहले ही गार्जियन सागर के सामने हार चुकी थीं। विलियम के लिए यह बात काफी हैरान करने वाली थी कि गार्जियन सागर के सदस्य के रूप में मिल्टन सोल अकादमी में शामिल होना चाहेंगे। विलियम की बातें सुनकर मिल्टन ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर सोचा। वास्तव में उन्हें भी पता था कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। 500 साल बीत चुके थे और ऐसा नहीं था कि मिल्टन ने कुछ नहीं किया था। इन वर्षों में मिल्टन ने सोल अकादमी में प्रवेश करने के कई तरीके आजमाए थे, लेकिन आखिरकार सभी विफल हो गए। मिल्टन का लक्ष्य सोल अकादमी में शामिल होना नहीं था। गार्जियन सागर के सदस्य के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वह स्वाभाविक रूप से सोल अकादमी में शामिल नहीं हो सकते थे।
उनका लक्ष्य केवल सोल अकादमी के अननोन रूल्स थे। मिल्टन ने उन अननोन रूल्स को प्राप्त करने के लिए बड़ी उम्मीदें नहीं रखी थीं, वह केवल अननोन रूल्स को गहराई से समझना चाहते थे। कम से कम उन्हें ये जानने की ज़रूरत थी कि वे अननोन रूल्स सामान्य नियम थे या असीमित नियम। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण था। मिल्टन का प्रारंभिक उद्देश्य वह नहीं था जो वह चाहता था। ये सोल अकादमी में शामिल होने के बारे में नहीं है, बल्कि सोल अकादमी में प्रवेश करने के बारे में है, जैसे कि उनकी लाइब्रेरी का उपयोग करना। मिल्टन ने कहा। विलियम ने अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। जो लोग सोल अकादमी के छात्र नहीं हैं, वे प्रवेश के योग्य नहीं हैं। बेशक आप जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं आप बुरी तरह मरेंगे। अध्याय 326/192 सोल अकादमी के अज्ञात नियम और 1000 वर्ष सदस्यता आवश्यक _5। अनुवादक 54,96,90,339। हालांकि सोल अकादमी की तुलना आपके गाजियन सागर से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह एक आध्यात्मिक संगठन है जो सोल दायरे में 10 मिलियन वर्षों से खड़ा है और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। विलियम ने कंधे उचकाए और कहा, यदि यह मिल्टन का विचार है तो वह मिल्टन से आग्रह करना चाहता था कि वह इसे जल्दी छोड़ दे। विजात दायरे के आसपास की दुनिया में बहुत से लोग जानते थे कि गाजियन सागर ने लेवल 8 के जादूगर को जन्म दिया है। इसलिए विलियम ने केवल इतना कहा कि सोल अकादमी सतह पर गाजियन सागर जितनी अच्छी नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है। मिल्टन ने स्वाभाविक रूप से विलियम के स्वर में अर्थ समझ लिया और अपने दिल में असहाय होकर बड़बड़ाया। इस सच्चे शरीर सिमुलेशन में आत्मा क्षेत्र के अज्ञात नियमों के रहस्यों की खोज करने की संभावना बहुत मुश्किल लग रही थी और उम्मीद भी कम ही थी। ठीक है, मैं समझ गया। जल्दी मत करो, आत्मा जागरण के साथ अपना समय लो। लाउंज कुर्सी पर मिल्टन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विलियम ने अपना सिर हिलाया, अपने हाथ में कार्रवाई जारी रखने की तैयारी की। लेकिन जब उसका हाथ हॉट कोर को छू गया तो उसने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। अगले ही पल उसने अपनी हरकतें रोक दीं और मिल्टन की ओर मुड़ गया। जहां तक मुझे याद है तुम लेवल 4 के जादूगर हो। तुम आत्मा अकादमी के अज्ञात नियम पर नजर नहीं रख रहे हो, है न? विलियम ने टिप्पणी की, उसका स्वर अटकलों से भरा हुआ था। उसके शब्दों ने मिल्टन को क्षण भर के लिए चौंका दिया, जो अभी भी लाउंज पर लेटा हुआ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विलियम इतनी जल्दी अपने लक्ष्य का अनुमान लगा लेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि आत्मा अकादमी का अज्ञात नियम आखिरकार कोई रहस्य नहीं था। ऐसा लगता है कि यही मामला है। तो ये सारा हंगामा सोल अकादमी के स्वामित्व रहित नियम के लिए है। विलियम ने कुछ हद तक हैरान होकर कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मिल्टन का लक्ष्य वह मायावी स्वामित्व रहित नियम होगा। ओह, ऐसा कैसे? क्या सोल अकादमी के स्वामित्व रहित नियम में कोई समस्या है? मिल्टन ने दिलचस्पी से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके अनजाने रहस्योद्घाटन से अप्रत्याशित निष्कर्ष निकलेंगे। विलियम के लहजे से साफ पता चल रहा था कि उसे सोल अकादमी में स्वामित्व रहित नियम के बारे में थोड़ा बहुत पता था। कम से कम उसे नौसिखिए मिल्टन से ज्यादा तो पता होना चाहिए। अगर तुम उस स्वामित्व रहित नियम के पीछे पड़े हो तो सोल अकादमी में शामिल होने से कोई मदद नहीं मिलेगी। सोल अकादमी के स्वामित्व रहित नियम का पहले से ही एक मास्टर है, विलियम ने समझाया। वास्तव में वह मिल्टन से बहुत ज्यादा जानता था, क्योंकि वह कभी सोल अकादमी का सदस्य था। सोल अकादमी गाजियन सागर से अलग है। आत्मा अकादमी के छात्रों की साधना अकादमी से जाने के बाद भी समाप्त नहीं होगी। वास्तव में आत्मा अकादमी के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा अंततः अकादमी छोड़ देता है। अज्ञात नियम का पहले से ही एक मास्टर है, मिल्टन ने सहज रूप से प्रतिवाद किया। विलियम का कथन वास्तव में विरोधाभासी था। यदि नियम अज्ञात है तो इसका पहले से ही एक मास्टर कैसे हो सकता है? ठीक है, ये वास्तव में एक रहस्य है, लेकिन आपको ये बताने में कोई बुराई नहीं है। आत्मा अकादमी का अज्ञात नियम 10 लाख साल पहले अपनी स्थापना के समय से ही अस्तित्व में है। यह एक जुड़वां नियम है। एक नियम के एकीकृत हो जाने के बाद दूसरा गायब नहीं होगा। नियम के मास्टर के मरने तक ही नियम को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकीकृत किया जा सकता है, और इस अज्ञात नियम का वर्तमान मास्टर आत्मा अकादमी का डीन है। विलियम ने समझाया। वह सही था, ये वास्तव में एक रहस्य था, लेकिन मिल्टन की उम्मीदों को दूर करने के लिए उसने इन सच्चाइयों को साझा करने का फैसला किया। ये सुनकर मिल्टन लगभग अपनी अभिव्यक्ति को रोक नहीं सका। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति के बारे में नहीं सुना था, लेकिन विलियम के शब्दों को पचाने के बाद मिल्टन को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। आपने ये सब कैसे सीखा? मिल्टन ने पूछा। मैं सोल अकादमी का छात्र हुआ करता था और मैं स्वाभाविक रूप से उस नियम के बारे में उत्सुक था जो करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में है, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सीखा, विलियम ने उत्तर दिया। दूसरों के विपरीत हर किसी को ऐसे बिना स्वामित्व वाले नियम में दिलचस्पी नहीं थी।
वास्तव में सोल अकादमी के अधिकांश सदस्यों को पता ही नहीं था कि नियम क्या था। विलियम द्वारा ये रहस्योद्घाटन करने के बाद किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मिल्टन की चुप्पी को देखकर विलियम ने उसे सोचने के लिए जगह दी और उसके विचारों को बाधित नहीं किया। बेशक उसने अपनी गतिविधियां भी रोक दी, ऐसा लग रहा था कि वह मिल्टन के सोचने का इंतजार कर रहा था। हालांकि इस समय मिल्टन जो सोच रहे थे वह उस बिना स्वामित्व वाले नियम को छोड़ने के बारे में नहीं था। वह विलियम के शब्दों की सच्चाई पर विचार कर रहे थे। विलियम के शब्दों से मिल्टन चेनी ने पहले ही बहुत सारी जानकारी एकत्र कर ली थी। उदाहरण के लिए, नियमों का स्वामी सोल अकादमी का डीन था। ये दर्शाता है कि यह नियम एक असीमित नियम था, बिल्कुल वही नियम जिसकी चेनी तलाश कर रहे थे। आखिरकार सोल अकादमी का डीन एक वास्तविक लेवल 7 आध्यात्मिक व्यक्ति था, जो लेवल 7 जादूगर की शक्ति के बराबर था। यदि नियमों की कोई सीमा होती तो सोल अकादमी का डीन लेवल 7 आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन पाता। चेनी के लिए यह जानकारी सबसे महत्वपूर्ण थी, बाकी महत्वपूर्ण नहीं था। भले ही विलियम सोल अकादमी में शामिल हो गया हो और बिना स्वामित्व वाले नियमों के बारे में जानकारी वहां से प्राप्त हुई हो, लेकिन जहां तक नियम वास्तव में क्या था और क्या इसे जोड़ा जा सकता है, चेनी को पहले व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करनी चाहिए। चेनी ने अपने अगले पुनर्जन्म सिमुलेशन में आत्मा क्षेत्र में पुनर्जन्म लेने का फैसला किया था। आत्मा क्षेत्र में पुनर्जन्म लेना, फिर आत्मा अकादमी में शामिल होना, यह सत्यापित करने का सबसे अच्छा तरीका था कि खबर सच थी या झूठ। अगर यह नियम, जैसा कि विलियम ने कहा, फ्यूज नहीं किया जा सकता था, तो चेनी ने केवल एक पुनर्जन्म सिमुलेशन अवसर खो दिया होगा। हालांकि अगर यह नियम वास्तव में फ्यूजन का समर्थन करता है तो चेनी जैकपॉट मार लेंगे। आखिरकार उसके पास तब एक लक्ष्य होगा, एक लक्ष्य जो बिना किसी ऊपरी सीमा के एक अनोन नियम था। कम से कम जब तक चेनी लेवल 5 विजार्ड नहीं बन जाता तब तक उसके पास कुछ करने के लिए होगा। यहां तक सोचने के बाद चेनी ने अपने विचारों को गहराई से दबा दिया और आगे नहीं सोचा। आखिरकार वह इस समय इसकी पुष्टि नहीं कर सकता था और केवल अस्थायी रूप से इस संदेश को सच मान सकता था। जैसे ही चेनी ने अपनी सोच बंद की, विलियम की आवाज आई, तो क्या आपको अभी भी इस हृदय कोर की आत्मा जागृति में मदद की जरूरत है? विलियम ने पूछा। उसके दिमाग में चूंकि चेनी को पहले से ही बिना स्वामित्व वाले नियमों का विवरण पता था, इसलिए उसे हृदय कोर की आत्मा जागृति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कृपया जारी रखें, चेनी ने कहा। आत्मा जागृति पहले ही शुरू हो चुकी थी और पैसे पहले ही चुकाए जा चुके थे। अब आत्मा जागृति को समाप्त करना कुछ हद तक अनुचित लग रहा था। अंत में भले ही आत्मा जागृति सफल रही हो, चेनी केवल हृदय कोर के आधार पर आत्मा अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता था। ये देखकर कि चेनी ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया था, विलियम ने और कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और हृदय कोर की आत्मा जागृति में मदद करना जारी रखा। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 400 साल और बीत गए। आत्मा क्षेत्र में आत्मा शहर, ये निश्चित रूप से सोल दायरे में सबसे बड़ा एकल शहर था। ये कई जादूगर महाद्वीपों के आकार के बराबर था। इसके अलावा ये सोल दायरे में नंबर 1 संगठन था, सोल अकादमी का स्थान। गाजियन सागर के विपरीत सोल दायरे की सोल अकादमी सीधे सोल दायरे में स्थित थी, न कि विश्व दरार के भीतर। सोल दायरे के भीतर भी विश्व दरारें थीं। सोल सिटी में सोल अकादमी से दूर नहीं एक टावर, ये सोल सिटी में चेनी का निवास था। इस समय टावर में चेनी के चेहरे पर हल्का सा तनाव था। सत्य की पुस्तक खुली हुई थी और उसके सामने तैर रही थी। 1000 साल के लिए जादूगर दायरे को छोड़ने के बाद जो आना चाहिए था वह आ गया था। 1000 साल, और अंत में मैं अपनी आंखों से उस बेपर्दा शासन को देखने में कामयाब नहीं हुआ। चेनी ने खुद से कहा। वह कुछ हद तक असहाय था। ऐसा नहीं था कि चेनी सोल अकादमी में बिना स्वामित्व वाले नियम को महत्व नहीं देते थे। इसके विपरीत चेनी इसे बहुत महत्व देते थे। वर्षों से उन्होंने सोल अकादमी में प्रवेश करने के लिए अनगिनत तरीके आजमाए थे, यहाँ तक कि लगभग जबरन घुसने की हद तक। लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता था। 1000 साल, जाहिर है यह मंसूर द्वारा उसे दी गई समय सीमा थी। इस बार सत्य की पुस्तक के माध्यम से उससे संपर्क करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद मंसूर था। एक स्तर 8 जादूगर ने व्यक्तिगत रूप से चेनी को एक संदेश भेजा। ऐसा लगता है कि उसके पास लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1000 साल में ऐसे समय आए जब चेनी को लगा कि संरक्षक सागर को उसे भूल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था। वह भी मंसूर द्वारा निर्धारित समय सीमा तक नहीं पहुंचा था। अब जाने का समय है, चेनी ने आह भरी। अगले ही पल उसके सामने तैरती सत्य की पुस्तक एक फीकी सफेद रोशनी से जगमगा उठी। चेनी का शरीर इस सफेद रोशनी में लिपटा हुआ था और अपने मूल स्थान से गायब हो गया। PS चेज रीडिंग के लिए धन्यवाद, मासिक टिकट के लिए धन्यवाद, आप लोगों को प्यार। यह अध्याय बहुत लंबा है, अगला अध्याय 4000 शब्दों का होगा। ट्रू बॉडी सिमुलेशन अगले अध्याय में समाप्त होगा।
अध्याय 327 193 वापसी और सच्ची शारीरिक सिमुलेशन समाप्ति। अनुवादक 54,96,90,339। संरक्षकों का सागर, 4 समुद्रों का शहर। संरक्षकों के सागर में वापस आने के बाद मिल्टन चेनी ने अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। इस बार वह सीधे वहां पहुंचने के लिए सत्य की पुस्तक का लाभ उठाते हुए संरक्षकों के सागर में वापस आ गया। मिल्टन ने सोचा कि वह परिचित शुद्ध श्वेत सागर क्षेत्र में दिखाई देगा, लेकिन एक बार संरक्षकों के सागर में वापस आने के बाद उसने पाया कि उसके आसपास की हर चीज अजीब तरह से अपरिचित थी। ये तीसरी दरार के भीतर नहीं लगता है। मिल्टन ने आसपास का सर्वेक्षण करते हुए बड़बड़ाया। आप 1000 साल में संरक्षकों के सागर में वापस नहीं आए हैं, है ना? अचानक मिल्टन के कानों में एक आवाज गूंजी। आवाज सुनते ही मिल्टन उस जगह की ओर देखने लगा जहां से आवाज आ रही थी। दरअसल उसके पीछे एक जानी पहचानी शख्सियत खड़ी थी। गुरु, मिल्टन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। 1000 साल पहले जब से उसने गाजियन सागर छोड़ा था, हालांकि वह अक्सर सत्य की पुस्तक के जरिए बैन से संवाद करता था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था। 1000 साल में यह उनकी पहली मुलाकात थी। बैन के चेहरे पर भी मुस्कान की झलक दिख रही थी। गुरु, हम कहाँ हैं? मिल्टन ने अपने दिल में छिपे संदेह को आवाज दी। बेशक बैन समझ गया कि मिल्टन क्या सोच रहा था और उसने समझाना शुरू किया। ये दक्षिण गाजियन सागर नहीं है। 4 गाजियन सागर अब एक साथ मिल गए हैं। ये 4 समुद्रों का शहर है जो विजात दायरे की पहली दरार में स्थित है। ये सुनकर मिल्टन ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझ गया। दक्षिण संरक्षक सागर अतीत की बात हो गई है। हालांकि 4 संरक्षक समुद्रों के विलय का मिल्टन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। आखिरकार जो कुछ भी अभी हो रहा है वह सब अनुकरण का हिस्सा है और असली वह इस क्षण से बहुत दूर है। शुद्ध श्वेत सागर क्षेत्र के बारे में क्या? मिल्टन ने धीरे से पूछा। संरक्षक सागर से 1000 साल दूर रहने के बाद वह इस समय संरक्षक सागर से कुछ हद तक अपरिचित था। शुद्ध श्वेत सागर क्षेत्र गायब नहीं हुआ है, ये दक्षिणी सागर क्षेत्र में है। 4 समुद्र विलीन हो गए हैं, लेकिन पहले की हर चीज अभी भी मौजूद है, बस अब ये 4 समुद्री क्षेत्रों में विभाजित हो गई है। बैन ने समझाया। जैसे ही शब्द बोले गए, बैन की आध्यात्मिक शक्ति उसके आध्यात्मिक सागर से बाहर निकली, सत्य की पुस्तक को उसके सामने प्रकट होने के लिए बुलाया। चलो, मैं तुम्हें दक्षिणी सागर क्षेत्र में ले चलता हूं, जहां तुम्हारा जादूगर टॉवर है। ये सुनकर मिल्टन ने मना नहीं किया। मिल्टन ने बैन की सत्य की पुस्तक में उभरी बैंगनी रोशनी को अपने शरीर पर छाने दिया। अगले ही पल वे दोनों उस जगह से गायब हो गए। जब वे फिर से प्रकट हुए तो मिल्टन के सामने एक जाना पहचाना दृश्य आया। शुद्ध श्वेत सागर क्षेत्र के ऊपर आकाश में मिल्टन की आकृति अचानक वहां दिखाई दी। चारों ओर देखने पर सब कुछ वास्तव में पहले जैसा ही था। दक्षिणी सागर क्षेत्र बन गया था और 4 समुद्र विलीन हो गए थे और जादूगर क्षेत्र की पहली दरार में स्थित थे। 1000 साल बीत चुके थे। वास्तव में संरक्षक सागर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। संरक्षक सागर में 4 समुद्रों की संरचना 10 लाख वर्षों तक खुद को बनाए रखने में कामयाब रही थी, लेकिन अब इस पैटर्न को तोड़ने के लिए मात्र 1000 साल ही काफी थे। मिल्टन ने बिना कुछ कहे चारों ओर देखा। कैसा लग रहा है? बैन ने सत्य की पुस्तक को एक तरफ रख दिया और मिल्टन की ओर मुड़कर पूछा। पहले की तरह कोई बदलाव नहीं। मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि आत्मा क्षेत्र में आपकी यात्रा कैसी रही, क्या ये सुचारू रूप से चली? बैन ने मिल्टन की बात काटते हुए पूछा। उसके लहजे में जिज्ञासा का संकेत दिखाई दिया। वह ये जानने के लिए उत्सुक लग रहा था कि मिल्टन ने वर्षों में क्या अनुभव किया है। हालांकि बैन और मिल्टन ने सत्य की पुस्तक के माध्यम से अक्सर संवाद किया था, मिल्टन ने आत्मा क्षेत्र में अपने अनुभवों के बारे में शायद ही कभी बात की थी। इसलिए बैन को नहीं पता था कि मिल्टन आत्मा क्षेत्र में वास्तव में क्या कर रहा था। अब जब मिल्टन वापस आ गया था तो उसकी जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से भड़क गई थी। बहुत सुचारू रूप से नहीं। मैंने एक अनोन रूल के बारे में सीखा, लेकिन यह नियम सोल अकादमी में है जहां एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मुझे जांच करने की कोई उम्मीद नहीं है। मिल्टन ने कुछ हद तक असहाय दिखते हुए कहा। उसकी ओर से कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार ये सिमुलेशन का परिणाम था और उसका गुरु बकवास करने वाला नहीं था। इसके अलावा यह कोई बड़ा रहस्य नहीं था। अब जब वह वापस आ गया था तो मिल्टन को बैन से कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए मिल्टन ने बैन की जिज्ञासा को संतुष्ट करने का फैसला किया। सोल अकादमी में एक अज्ञात नियम। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सोल अकादमी बहुत गुटबाज हो सकती है। ये देखते हुए कि आप एक जादूगर हैं, आपके पास वास्तव में लगभग कोई उम्मीद नहीं है। बैन ने कहा। उसकी आवाज में खेद का एक संकेत था। हालांकि वह सोल दायरे में कई बार नहीं गया था, फिर भी उसे सोल अकादमी के बारे में कुछ जानकारी थी, जो सोल दायरे में सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन है।
जैसे कि जादूगर दायरे के अन्य क्षेत्रों में प्रमुख संगठनों के निवासियों को शायद ही कभी संरक्षकों के सागर के बारे में जानकारी की कमी होती है। बैन के ज्ञान के अनुसार सोल अकादमी एक अत्यधिक विशिष्ट संगठन है। उसकी समझ गलत नहीं थी। मिल्टन को यह साबित करने में 1000 साल लग गए थे कि सोल अकादमी जादूगरों का विशेष रूप से स्वागत नहीं करती थी। अब जब आप वापस आ गए हैं तो मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा। आपका विजार्ड टॉवर अभी भी मूल स्थान पर अपरिवर्तित है। आपको गार्डियंस के सागर के निर्देशांक फिर से दर्ज करने की आवश्यकता है। टास्क स्पेस में कार्यों के लिए आप स्वयं जांच करने के लिए टास्क स्पेस में प्रवेश कर सकते हैं। गार्डियंस के सागर का टास्क स्पेस अब पहले जैसा नहीं रहा। अब टास्क स्पेस आपको स्वतंत्र रूप से कार्य चुनने की अनुमति देता है और समय की पाबंदी से बंधा नहीं है। दयालु अनुस्मारकों की बौछार के बाद बैन अपनी सिलहूट की झिलमिलाहट के साथ उस स्थान से गायब हो गया। मिल्टन की नज़र उस स्थान पर टिकी रही जहां बैन एक पल के लिए गायब हो गया था, फिर उसने अपनी नज़र फिर से घुमाई। अध्याय 328 193 वापसी तथा सच्ची शारीरिक अनुकृति समाप्ति _2। अनुवादक 54,96,90,339। कार्यस्थान में परिवर्तन। यह विचार मिल्टन चेनी के मन में उभरा। चूंकि वे एक सहस्राब्दी में गार्जियन सागर में वापस नहीं लौटे थे, स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी ने इस अवधि के दौरान कार्यस्थान में प्रवेश नहीं किया था। इसलिए वे कार्यस्थान में उन परिवर्तनों के बारे में अनभिज्ञ थे जिनका उल्लेख बैन कर रहे थे। हालांकि यदि बैन ने जो कहा था वह सच था कि अब कार्यों को स्वतंत्र रूप से चुना जा सकता था और कोई अनिवार्य समय सीमा नहीं थी, तो यह निस्संदेह मिल्टन चेनी के लिए अच्छी खबर थी। आखिरकार मिल्टन चेनी को कार्यों के प्रवाह में बहुत रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि विजार्ड टॉवर में ध्यान मार्गों के माध्यम से ध्यान तकनीक का अभ्यास करना अलाभकारी कार्यों को पूरा करने से अधिक लाभदायक था। कम से कम पहला तरीका तो उनकी क्षमताओं को बढ़ा सकता था, जबकि दूसरा तरीका मिल्टन चेनी के लिए लगभग कोई सुधार नहीं ला सका। थोड़ी देर सोचने के बाद मिल्टन ने आगे सोचना बंद कर दिया। अधिक सोचना उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि खुद को सत्यापित करना। अगले ही पल मिल्टन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। एक सफेद रोशनी की चमक और उनका शरीर शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र में गायब हो गया। जब मिल्टन फिर से प्रकट हुए तो वे पहले से ही अपने विजार्ड टॉवर के अंदर थे। भले ही एक सहस्राब्दी बीत गई हो, उनके विजार्ड टॉवर में एक भी बदलाव नहीं हुआ था। जब वे चले गए थे तब ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि अब दिख रहा है। बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। वापस विजार्ड टॉवर में मिल्टन ने सत्य की पुस्तक को बुलाया। अगले ही पल आध्यात्मिक शक्ति उनके आध्यात्मिक सागर से बहकर उनके सामने तैर रही सत्य की पुस्तक से जुड़ गई। सत्य की पुस्तक अपने आप खुल गई और एक पल में मिल्टन की चेतना हिल गई और यह कार्यस्थान में खुद को मूर्त रूप दे गई। जिस क्षण मिल्टन की चेतना टास्क स्पेस में प्रकट हुई, उसने सहज रूप से टास्क स्पेस की जांच करना शुरू कर दिया। इसका गहन निरीक्षण करने के बाद मिल्टन को टास्क स्पेस में 1000 साल पहले की तुलना में कोई अंतर नहीं मिला, सिवाय इस तथ्य के कि जब वह इस बार टास्क स्पेस में प्रवेश कर रहा था तो कोई भी प्रकाश समूह सीधे उसकी ओर नहीं उड़ रहा था। कुछ भी नहीं बदला था। जब मिल्टन अपनी चेतना में विचार कर रहा था, टास्क स्पेस बदल गया। कई छोटे प्रकाश समूह दिखाई दिए। हालांकि पहले के विपरीत ये प्रकाश समूह बिना किसी स्वचालित विचरण के शांत रूप से हवा में मंडरा रहे थे। लेकिन जब मिल्टन की सचेत निगाह प्रकाश समूहों पर पड़ी तो उसके दिमाग में जानकारी के टुकड़े उभर आए। ये क्या हैं? मिल्टन ने अपने दिमाग में जानकारी के नए प्रवाह को पचा लिया। स्वैच्छिक चयन के लिए कार्य। अपने दिमाग में जानकारी को संसाधित करने के बाद मिल्टन ने गार्जियन सागर के टास्क स्पेस को उसकी वर्तमान स्थिति में समझा। निश्चित रूप से, जैसा कि बैन ने कहा था, कार्य अब पहले की तरह अनिवार्य रूप से सौंपे नहीं जाते थे। टास्क स्पेस के भीतर हवा में लटके प्रकाश समूह वास्तव में गार्जियन सागर से प्रत्येक कार्य का प्रतिनिधित्व करते थे। इन कार्यों के बारे में जानकारी मिल्टन के दिमाग में पहले से ही उभर कर आ चुकी थी। अब वह गार्जियन सागर से उन सभी मिशनों में से स्वतंत्र रूप से चुन सकता था जिसके लिए लेवल 4 विजार्ड पात्र था। अब उसे अनिवार्य रूप से कार्य स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही इन कार्यों के लिए अब कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, जिसका अर्थ था कि मिल्टन को अब हर 60 साल में एक कार्य स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी। कोई यह कह सकता है कि मिल्टन कार्य करने से पूरी तरह से मना कर सकता था और विजार्ड टॉवर में ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के लिए सहस्राब्दियों को समर्पित कर सकता था। अगले ही पल अपनी चेतना की एक झिलमिलाहट के साथ मिल्टन ने कार्य स्वीकार न करने का फैसला किया और टास्क स्पेस छोड़ दिया। उसके सामने मंडराती सत्य की पुस्तक मिल्टन के आध्यात्मिक सागर में वापस चली गई। मिल्टन विजार्ड टॉवर के केंद्रीय हब में एक क्रॉस लेग स्थिति में बैठ गया। चूंकि कार्यों को अनिवार्य रूप से पूरा करना आवश्यक नहीं था, इसलिए मिल्टन स्वाभाविक रूप से परेशानी की तलाश नहीं करते थे। विजार्ड टॉवर में ध्यान तकनीक का अभ्यास करना लाभदायक था। इसके अलावा वह गार्जियन सी की पर्याप्त मैजिक एरे का भी उपयोग कर सकता था।
सोल रियल में बिताए गए 1000 वर्षों में उसकी ध्यान तकनीक अभ्यास में प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। वहां बिताए गए 1000 वर्ष गार्जियन सी के विजार्ड टॉवर में मात्र 100 वर्षों के अभ्यास के बराबर नहीं थे। इसलिए अब जब वह गार्जियन सी में एक बेहतरीन वातावरण के साथ वापस आ गया था, तो मिल्टन निश्चित रूप से इस अवसर को बर्बाद नहीं करेगा। इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान उसका जीवित रहना उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। अब से अस्तित्व का हर अतिरिक्त वर्ष एक बोनस था। उसने इस अतिरिक्त समय को बर्बाद नहीं करने का इरादा किया। ध्यान तकनीक का अभ्यास करना निस्संदेह एक लाभदायक निवेश था। आखिरकार ट्रू बॉडी सिमुलेशन के भीतर ध्यान तकनीक के अभ्यास में की गई प्रगति सिमुलेशन समाप्त होने के बाद पूरी तरह से वास्तविक दुनिया में स्थानांतरित हो जाएगी। क्रॉस लेग बैठने पर मिल्टन ने ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के लिए ध्यान मार्गों को चार्ट करना शुरू कर दिया। ध्यान की गति पहले की तुलना में तेज लगती है। क्या ये 4 संरक्षक समुद्रों के विलय के कारण है, या शायद पहली दरार का प्रभाव है? ध्यान तकनीक का अभ्यास शुरू करने के बाद मिल्टन को एहसास हुआ कि जिस गति से उन्होंने ध्यान मार्गों का पता लगाया था, वह पहले की तुलना में काफ़ी तेज थी। उन्हें इस बात का यकीन था, तेज वास्तव में तेज था। मिल्टन चेनी को भी सटीक कारण का पता नहीं था, लेकिन ये बहुत संभावना है कि यह या तो 4 संरक्षक समुद्रों के विलय के कारण है, या फिर जादूगर क्षेत्र के पहले दरार में होने के कारण है। इन 2 कारणों के अलावा मिल्टन किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था। समय बीतता गया और 400 साल एक पल में बीत गए। मिल्टन ने आत्मा क्षेत्र को छोड़ दिया था और 400 साल के लिए संरक्षक समुद्र में वापस आ गया था। हालांकि मिल्टन ने संरक्षक समुद्र में केवल 200 साल बिताए थे, क्योंकि 200 साल पहले वह पहले ही संरक्षक समुद्र को छोड़कर छाया दुनिया में प्रवेश कर चुका था, और उसकी पहचान जाहिर है उन जादूगरों में से एक थी जिन्होंने गार्जियन सागर के लिए शैडो वर्ल्ड पर विजय प्राप्त की थी। शैडो वर्ल्ड, ब्लैक आइलैंड। बेशक, हालांकि अब कोई अनिवार्य मिशन नहीं था, लेकिन काम कम नहीं हुआ था। मिल्टन को यह भी संदेह था कि अनिवार्य मिशनों को रद्द करना सिर्फ इन सदस्यों को बिना मिशन के दूसरी दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने में शामिल करने के लिए था। मिल्टन को लगा कि यह अनिवार्य मिशनों से भी बदतर था। कम से कम अनिवार्य मिशन इतने खतरनाक तो नहीं थे। मिल्टन ने मन ही मन कोसा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा। वह ठंडा और उदासीन बना रहा। यह मेरी बारी नहीं है, मैं पिछले 200 सालों में 3 बार वहां गया हूं, मिल्टन ने हल्के से कहा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके आसपास खड़े बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। अचानक माहौल शांत हो गया। ब्लैक आइलैंड छोड़कर फिर से शैडो दायरे में जाना कुछ ऐसा था जो मिल्टन फिर कभी नहीं करेंगे। पिछली बार जब वह छाया क्षेत्र में गया था, तो वह तीसरी बार था। उसने लगभग अपना आधा जीवन खो दिया था। ये सिर्फ नज़दीकी नहीं था, उसने वास्तव में अपना आधा जीवन खो दिया था, क्योंकि उसका जीवन रक्षक कठपुतली पहले ही भस्म हो चुका था। इसलिए इस बार उसकी बारी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो। हालांकि अगर यहाँ के लोगों में से कोई भी गया, तो यह उनकी चौथी बार होगी। उन सभी के बचने की संभावनाएं समान थीं। मृत्यु की 90% संभावना को जोखिम में डालना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन अगर कोई नहीं गया और फिर गार्जियन सागर से निष्कासित हो गया, तो वे भी मृत्यु से नहीं बच सकते थे। यहाँ तक कि अब मिल्टन भी, अगर लेवल 4 व्हाइट विजार्ड के रूप में उसकी स्थिति समाप्त हो गई, तो वह जीवन अवधि की थकावट के कारण एक पल में नष्ट हो जाएगा। अगर हम में से कोई भी नहीं जाना चाहता, तो हम सभी को एक साथ जाना होगा। इतना निराश मत होइए, यह कोई निराशाजनक स्थिति नहीं है। ये खामोश माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहा। एक अधेड़ उम्र का आदमी कुछ देर बाद बोला। आप समझ सकते हैं कि वह ज्यादा शांत माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जब उसकी आवाज धीमी हुई, तो किसी ने जवाब नहीं दिया या मना नहीं किया। यहाँ तक कि मिल्टन ने भी मना नहीं किया, क्योंकि अगर वे चारों एक साथ जाते, तो निश्चित रूप से उसके बचने की संभावना उनमें से सबसे ज्यादा होती। आखिरकार लेवल 4 व्हाइट विजार्ड होने के अलावा वह क्यूई कल्टीवेशन 4th स्टेज कल्टीवेटर और विजार्ड डेमिगॉड भी था। तो चलो, एक और व्यक्ति बोला। उसकी आवाज थकान से भरी हुई थी। दुनिया को जीतना निश्चित रूप से गार्जियन सी के लिए आसान काम नहीं था, एक ऐसा संगठन जिसने पहले कभी प्लेन पर भी विजय नहीं पाई थी। मिल्टन ने गार्जियन सागर को छोड़े हुए 1000 साल हो गए थे। गार्जियन सागर में लेवल 4 के कम से कम आधे जादूगर मर चुके थे। मिल्टन समझ नहीं पा रहा था कि मंसूर, जो पहले से ही लेवल 8 का जादूगर था, ऐसा क्यों करना चाहता था। अगर वह वाकई दुनिया को जीतना चाहता था, तो उसने खुद कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या वह गार्जियन सागर के सदस्यों को युद्ध के जादूगर बनने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा था। मिल्टन को नहीं पता था। आखिरकार लेवल 8 के जादूगर के विचारों का अनुमान लगाना आसान नहीं था। अगले ही पल मिल्टन ने अपने बेतरतीब विचारों को दूर कर दिया, और एक काली रोशनी ने उन चारों को घेर लिया और वे उस जगह से गायब हो गए। सच्चा शारीरिक अनुकरण समाप्त होता है। क्षेत्र, तकनीक, स्मृति संरक्षित। हजारों सालों की यादें एक पल में क्रिस्टल की तरह साफ हो गईं।
मिल्टन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी याद में आखिरी दृश्य अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था और लंबे समय तक नहीं मिटा। कहने की जरूरत नहीं है, यह एक सुखद एहसास नहीं है। अध्याय 329 रेशियो 194 अवशिष्ट आदतें और 1 और साल कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। सच्चे शरीर का अनुकरण समाप्त हो गया है। सच्चे शरीर के अनुकरण के बाद जो कुछ बचा था वह सिर्फ अनुकरण से मिली यादें ही नहीं थीं। अनुकरण में ध्यान तकनीक की साधना के दौरान उन्होंने जो आध्यात्मिक शक्तियां विकसित की थीं वे भी संरक्षित थीं। चेनी को इन प्रगतियों में कोई घर्षण महसूस नहीं होता क्योंकि वे उनकी वास्तविक साधना पद्धति का हिस्सा थीं। आखिरकार सिम्युलेटर में सबसे लंबे समय तक संचय करने वाला सच्चा शरीर अनुकरण वास्तविकता से लगभग अप्रभेद्य है। गोल्डन लॉन पैलेस के अंदर मिल्टन चेनी तुरंत नहीं उठे, बल्कि उन्होंने अपने विचार बदल दिए। अगले ही पल उनके सामने एक पारदर्शी पीली नीली रोशनी वाली स्क्रीन दिखाई दी। पैनल पर आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नाम मिल्टन चेनी। आध्यात्मिक शक्ति 42.3 43.5। शारीरिक बनावट 32.6 34.2। आध्यात्मिक जादूगर क्षेत्र स्तर 4 जादूगर। रक्तरेखा जादूगर क्षेत्र स्तर 3 जादूगर। ध्यान तकनीक संरक्षक ध्यान तकनीक परफेक्ट तकनीक व्हाइट रेवन रिफाइनिंग तकनीक परफेक्ट। नाइट कौशल आध्यात्मिक जादू सत्य की आंख 4 रिंग समय ठहराव 4 रिंग उपस्थान विनाश 4 रिंग। रक्तरेखा जादू व्हाइट रेवन सच्चा रूप 3 रिंग व्हाइट रेवन की आत्मा 3 रिंग। सिमुलेशन गणना 0। मिल्टन चेनी ने पैनल पर विशेषताओं को देखा। आध्यात्मिक विशेषता 41.6 से बढ़कर 42.3 हो गई, कुल 0.7 की वृद्धि। ये वृद्धि वास्तव में काफी अधिक है। आखिरकार मिल्टन चेनी ने ट्रू बॉडी सिमुलेशन की केवल एक गिनती का उपयोग किया था। अब वह 4 साल के समय में एक ट्रू बॉडी सिमुलेशन जमा कर सकता है। चेनी के लिए, जो पहले से ही लेवल 4 विजार्ड है, 4 साल बहुत लंबा समय नहीं है। इसके अलावा इन 4 वर्षों के भीतर वह केवल ट्रू बॉडी सिमुलेशन की एक गिनती जमा नहीं कर सकता है। वह टेक्स्ट सिमुलेशन की 8 गिनती और पुनर्जन्म सिमुलेशन की 2 गिनती भी जमा कर सकता है। यदि प्रत्येक सिमुलेशन ने उसे इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन के समान वृद्धि दी, तो चेनी को लेवल 4 विजार्ड की सीमा तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लग सकता है। बेशक यह इस समय मिल्टन चेनी के लिए है। आखिरकार कुछ दशक अब मिल्टन चेनी के लिए बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं। विस्तृत विशेषताओं को देखने के बाद मिल्टन चेनी ने विशेषता पैनल को छिपा दिया। तीनों सिमुलेशन ने पूरी तरह से गिनती का उपयोग किया था। एक पल में यह एक जीवन काल की तरह लगा। वास्तव में मिल्टन चेनी को इन 3 सिमुलेशन को शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन सिमुलेशन में सिर्फ ट्रू बॉडी सिमुलेशन ही 2000 साल से ज्यादा का था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन कोई टेक्स्ट सिमुलेशन नहीं है, ये चेनी का वास्तव में सब कुछ अनुभव करना है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से है और इसमें वास्तविकता से व्यवहारिक रूप से कोई अंतर नहीं है। यानी वास्तविकता में सिर्फ कुछ मिनट ही बीते थे, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए 2000 साल से ज्यादा बीत चुके थे। ये वास्तव में 2000 साल है, क्योंकि मिल्टन चेनी के दिमाग में मौजूद यादें इस सब की प्रामाणिकता को प्रमाणित कर सकती हैं। 2000 साल से भी पहले की बात करें तो मिल्टन चेनी को अपने तत्व से थोड़ा बाहर महसूस हुआ। ये भावना किसी को भी हो सकती है। आखिरकार चाहे किसी व्यक्ति की इच्छाशक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर वह अचानक 2000 साल से भी पहले की बात पर लौट आए तो वह पूरी तरह से उदासीन नहीं रहेगा। अगर कोई वाकई ऐसा कर सकता है तो ये सिर्फ इस बात को सही ठहराता है कि उसके और एक ठंडे दिल वाली मशीन के बीच ज्यादा अंतर नहीं होगा। मिल्टन चेनी एक इंसान है, मशीन नहीं। यही वजह है कि वे स्वाभाविक रूप से भावनाओं से रहित नहीं हैं। भले ही सिमुलेशन में उनका संचयी अनुभव कई हजार वर्षों का हो सकता है, लेकिन वे केवल कुछ दशकों से ही जादूगर के दायरे में यात्रा कर रहे हैं। सिमुलेशन अनुभव को शामिल करने पर भी मिल्टन चेनी के लिए 2000 साल अभी भी असाधारण रूप से लंबा समय है। आखिरकार टेक्स्ट सिमुलेशन में भी वे कभी भी 2000 साल से ज्यादा नहीं रहे। खास तौर पर इस बार यह टेक्स्ट सिमुलेशन में था, जो पूरी तरह से वास्तविकता से अलग नहीं था। मिल्टन चेनी को यह भी लग रहा था कि अगर वे अमर हैं तो एक दिन वे सिमुलेशन को वास्तविकता मान सकते हैं। समय एक दोधारी तलवार है। 2000 साल से भी ज्यादा समय पहले वापस लौटना मिल्टन चेनी के लिए पुनर्जन्म जैसा महसूस हुआ। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने अपने मन में चल रहे उथल पुथल भरे विचारों को दबा दिया। हालांकि ट्रू बॉडी सिमुलेशन के अंत ने मिल्टन चेनी पर काफी गहरा प्रभाव डाला, लेकिन उन्होंने इन प्रभावों को जल्दी से स्वीकार कर लिया। आखिरकार उन्होंने बहुत सारे सिमुलेशन का अनुभव किया था। उनके लिए कुछ समय आराम करना ही काफी होगा। इसके अलावा ट्रू बॉडी सिमुलेशन की यादें उनके अनुभवों का एक संचयी रिकॉर्ड थीं, न कि कुछ ऐसा जो एक पल की सूचना पर उनके दिमाग में डाला गया हो।
इस प्रकार मिल्टन चेनी को कोई असुविधा नहीं हुई। ये भावना ज़्यादातर ट्रांस और दूसरी दुनिया की है। आखिरकार 2000 सालों से न देखी गई चीज़ों का सामना करने पर ऐसा महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। बिना किसी और बात के मिल्टन चेनी उठे और गोल्डन लॉन पैलेस से चले गए। समय उड़ गया, पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। इस अवधि के दौरान मिल्टन चेनी ने अपना अधिकांश समय अपने पिता और बड़े भाई के साथ बिताया। 3 महीने बीत गए और मिल्टन चेनी को जो असुविधा हुई थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई। मिल्टन चेनी की दृढ़ इच्छाशक्ति को देखते हुए अगर असुविधा भी होती तो ये लंबे समय तक नहीं रहती। गोल्डन लॉन पैलेस के बाहर मिल्टन चेनी ने अपने पिता आर्थर को विदाई दी। अगले ही पल आध्यात्मिक शक्तियों ने मिल्टन चेनी के शरीर को घेर लिया, जिससे वह मौके पर ही गायब हो गया। आर्थर की निगाह उस जगह पर नहीं टिकी जहां मिल्टन चेनी गायब हो गया था, क्योंकि उसे अपने सबसे छोटे बेटे के अचानक प्रकट होने और चले जाने की आदत हो गई थी। चूंकि वह एक जादूगर प्रशिक्षु बन गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जादूगरों के बारे में अधिक समझता था। अधिक परिचित होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे छोटा बेटा कितना असाधारण है। कुछ दशक भी नहीं हुए हैं और वह पहले से ही लेवल 3 का जादूगर है। अध्याय 330 रेशियो 194 अवशेष आदतें और 1 और वर्ष कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। कभी कभी उसे संदेह होता है कि मिल्टन चेनी उसका बेटा भी है या नहीं। न केवल वह नाइट के मार्ग पर असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, बल्कि वह विजार्ड पथ पर एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है और एक उन्नत स्तर का जादूगर बन सकता है। उसकी तुलना में उसका सबसे छोटा बेटा, यहाँ तक कि एक महाकाव्य नाइट और एक जादूगर प्रशिक्षु के रूप में भी वह बहुत कुछ नहीं करता है। जब मिल्टन चेनी फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही जादूगर क्षेत्र के बाहर शून्य में था। शून्य में मिल्टन चेनी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के एक झटके से सत्य की पुस्तक को उभारा। अगले ही क्षण सत्य की पुस्तक उसके सामने तैरती हुई दिखाई दी। मिल्टन की आध्यात्मिक शक्ति ने सत्य की पुस्तक को अपने आप जोड़ लिया और इसने अपने आप ही इसके पन्ने पलट दिए। एक सफ़ेद रोशनी उभरी और मिल्टन के शरीर को ढंक लिया। हालांकि जैसे ही सत्य की पुस्तक से सफ़ेद रोशनी उसके शरीर को ढंकने लगी, उसके चेहरे पर बेबसी का एक निशान दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि आदतें बदलना वाकई मुश्किल है, मिल्टन ने खुद से कहा। अगले ही पल उसने सत्य की पुस्तक को दूर रख दिया। मिल्टन लगभग भूल ही गया था इस समय 4 संरक्षक समुद्रों का विलय नहीं हुआ था और उसे दक्षिण संरक्षक समुद्र में वापस जाने के लिए सत्य की पुस्तक को पुकारने की आवश्यकता नहीं थी। दक्षिण संरक्षक समुद्र अभी भी जादूगर क्षेत्र की तीसरी दरार के भीतर था। जादूगर क्षेत्र और खूनी समुद्र क्षेत्र के बीच अंतर क्षेत्र युद्ध अभी कुछ दशक पहले ही शुरू हुआ था। खूनी समुद्र क्षेत्र को निगलने में अभी भी सैकड़ों साल लगेंगे। संरक्षक समुद्र द्वारा अन्य दुनियाओं पर विजय अब से केवल 1000 साल बाद होगी। वर्तमान मिल्टन के लिए ये सब अभी भी बहुत दूर था, और जो चीजें भविष्य में होंगी आज से हजारों साल बाद, यहाँ तक कि मिल्टन, जो एक सच्चे शरीर के अनुकरण से गुजरा था, पूरी तरह से पुष्टि करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार वह अच्छी तरह से जानता था कि भविष्य स्थिर नहीं है और इसे बदला जा सकता है। उसके अनगिनत सिमुलेशन अनुभवों ने उसे सिखाया था कि भविष्य वास्तव में बदला जा सकता है। 1000 साल एक लंबा समय है। क्या भविष्य निश्चित रूप से बदल जाएगा, मिल्टन नहीं जानता। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसका भविष्य निश्चित रूप से अपरिवर्तित नहीं रह सकता। आखिरकार एक सिम्युलेटर होना और उसका न होना पूरी तरह से अलग भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये सब उससे बहुत दूर था। 2000 साल का अनुभव करने के बाद वह जानता था कि 1000 साल कितने लंबे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वह अभी महसूस करता है, हजारों सालों के वास्तविक अनुभवों से बनी यादें ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई एक पल में पूरी तरह से अपना सकता है। उसे पूरी तरह से अनुकूलित करने के लिए उसे कुछ और समय बिताना पड़ सकता है। बेशक ये समय बहुत लंबा नहीं होगा। आखिरकार मिल्टन की अनुकूलन क्षमता बेहद मजबूत है। बिना ज़्यादा सोचे समझे मिल्टन, जिसने सत्य की पुस्तक को अपने आध्यात्मिक सागर में वापस डाल दिया, शून्य में चला गया और गायब हो गया। जब वह एक बार फिर प्रकट हुआ तो वह पहले से ही गाजियन सागर में था। गाजियन सागर शुद्ध सफ़ेद रंग का क्षेत्र। यहाँ अचानक प्रकट हुए मिल्टन ने अनजाने में आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा 2000 साल बाद शुद्ध सफ़ेद सागर क्षेत्र था, बिना किसी अंतर के। मिल्टन ने अपनी नज़र बदलने से पहले बस एक पल के लिए इस पर नज़र डाली। आखिरकार वह इस जगह से बहुत परिचित था, भले ही उसने ट्रू बॉडी सिमुलेशन को समाप्त कर दिया था और 2000 साल पहले के समय में वापस आ गया था। लेकिन 2000 साल बाद गाजियन सागर में जो चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, उन्होंने स्वाभाविक रूप से मिल्टन में कोई भावना नहीं जगाई। अगले ही पल मिल्टन गाजियन सागर पर नहीं रुके। इसके बजाय उन्होंने अपने आध्यात्मिक सागर में सत्य की पुस्तक के निर्देशांक सक्रिय किए और अपने विजार्ड टॉवर पर लौट आए।
विजार्ड टॉवर अभी भी वही विजार्ड टॉवर था, बिना किसी बदलाव के। मिल्टन ने विजार्ड टॉवर के वातावरण को नहीं देखा, बल्कि सीधे विजार्ड टॉवर के सरणी केंद्र पर क्रॉस लेग बैठ गए। जब मिल्टन चेनी ने ध्यान मार्गों का उपयोग करके ध्यान तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया तो उन्हें वास्तव में एक अलग एहसास हुआ। चाहे ट्रू बॉडी सिमुलेशन कितना भी वास्तविक हो, चाहे वह वास्तविकता से कितना भी मिलता जुलता हो, लेकिन सिमुलेशन अभी भी एक सिमुलेशन है। भले ही वह वास्तविकता के समान हो, फिर भी वह वास्तविकता नहीं है। इसलिए जब मिल्टन एक बार फिर वास्तविकता में ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे थे तो वास्तव में उन्हें ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान अलग महसूस हुआ। बेशक यह एहसास मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक है। आखिरकार ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान विजार्ड टॉवर में ध्यान तकनीक का अभ्यास करके उन्होंने पहले से कम कई सौ वर्षों तक अभ्यास किया था। ये वह कुल समय है जो उन्होंने विजार्ड टॉवर में ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में बिताया है। हालांकि यह समय ट्रू बॉडी सिमुलेशन में 2000 से अधिक वर्षों की तुलना में लंबा नहीं है, लेकिन कुछ 100 साल वास्तव में इतने लंबे नहीं हैं। लेकिन ट्रू बॉडी सिमुलेशन में मिल्टन ने गाजियन सागर में केवल कई 100 साल बिताए। आखिरकार ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उन्होंने गाजियन सागर में नहीं बल्कि सोल रियल्म में 1000 साल बिताए। सहस्राब्दी को छोड़कर मिल्टन चेनी का अधिकांश समय गाजियन सागर के भीतर अपने कर्तव्यों को पूरा करने में व्यतीत हुआ। उन्होंने गाजियन सागर में सैकड़ों साल बिताए। इस दौरान उन्होंने अपना अधिकांश समय विजार्ड टॉवर में ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में लगाया। आखिरकार हालांकि वे कुछ समय के लिए गाजियन सागर का हिस्सा थे, लेकिन वे वहां बहुत से लोगों को नहीं जानते थे। दोस्तों की तो बात ही छोड़िए, उनके पास व्यावहारिक रूप से कोई भी नहीं था। जब मिल्टन गाजियन सागर में थे तो खेती के संसाधनों को फिर से भरने के अलावा उनका बाकी समय लगभग पूरी तरह से ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में लगा हुआ था। और भले ही गाजियन सागर में न होने पर ध्यान तकनीक उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन मिल्टन ने इसका अभ्यास करना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए उसके लिए इस एक सच्चे शरीर सिमुलेशन से कई पार्ट सिमुलेशन के बराबर प्राप्त करना काफ़ी सामान्य था। ध्यान तकनीक का अभ्यास करने की गति आखिरकार थोड़ी धीमी है। ये विचार अनिवार्य रूप से मिल्टन के दिल में उठे जब उन्होंने अपने सामान्य ध्यान मार्गों के साथ ध्यान तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया। इन विचारों का कारण सरल था। अपने सच्चे शरीर सिमुलेशन के दौरान सोल दायरे से गाजियन सागर में लौटने के सैकड़ों साल बाद वास्तव में वह समय था जब उन्होंने ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में सबसे तेज प्रगति की थी। वह समय था जब 4 गाजियन समुद्र एकीकृत हुए थे। चारों दिशाओं से जादूगर के मंत्रों का प्रभाव जबरदस्त था। उस समय की तुलना में विजार्ड टॉवर में मिल्टन की ध्यान तकनीक के वर्तमान अभ्यास की गति वास्तव में धीमी थी। लेकिन मिल्टन ने केवल आह भरी। वह स्वाभाविक रूप से साधना करना बंद नहीं करेगा क्योंकि ध्यान तकनीक का अभ्यास करने की गति धीमी हो गई थी। ध्यान तकनीक का अभ्यास करते समय मिल्टन अपने दिमाग को सभी विकर्षणों से मुक्त करने में सक्षम था। एक सत्र में 6 महीने या 1 साल के बराबर ध्यान करने के आदि मिल्टन ने वास्तविकता में भी इसी तरह से ध्यान तकनीक का अभ्यास किया। आखिरकार हजारों सालों में बनी आदत को एक पल में तोड़ा नहीं जा सकता। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 9 महीने बीत गए। संरक्षक सागर, जादूगर टॉवर। मिल्टन, जो सरणी के केंद्र में क्रॉस लेग बैठे थे, ने अपनी आंखें खोलीं। अगले ही पल उनके शरीर के चारों ओर घूमती आध्यात्मिक शक्ति उनके आध्यात्मिक सागर में उमड़ पड़ी। उन्होंने गंदी हवा की एक सांस छोड़ी। वास्तविकता में ध्यान अभ्यास के इस दौर ने मिल्टन को वास्तविकता में लौटने का एहसास दिलाया। ध्यान अभ्यास के एक सत्र में लगभग 1 साल लग गया, जो 2 अंकों के महीने के बराबर था। अगर यह पिछले मिल्टन होते तो निश्चित रूप से उन्होंने इस तरह इतना समय नहीं बिताया होता। लेकिन वर्तमान मिल्टन एक लय में आ गए, जहां एक बार साधना शुरू करने के बाद वे रुक नहीं सकते थे। आखिरकार वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे बढ़ता हुआ महसूस कर सकते थे और यह एहसास वाकई अद्भुत था। यह मिल्टन का जानबूझकर इस ध्यान को रोकना था। अगर उन्होंने खुद को पूरी तरह से छोड़ दिया होता और किसी और चीज से चिंतित नहीं होते तो वे 10 साल या उससे भी ज्यादा समय तक साधना जारी रख सकते थे। यह कोई अतिशयोक्ति या मिल्टन की कल्पना नहीं थी, ये वाकई ऐसा ही था। क्योंकि ट्रू बॉडी सिमुलेशन में मिल्टन ने अब तक का सबसे लंबा ध्यान पूरे 12 साल तक किया था। यह एक ही ध्यान अभ्यास का समय था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने बिना किसी रुकावट के 12 साल तक लगातार ध्यान मार्गों का पालन किया। बेशक वह सबसे लंबा समय था। मिल्टन आमतौर पर इतने लंबे समय तक ध्यान नहीं करते थे। यह आमतौर पर लगभग 3 साल होता था। इस बार मिल्टन ने जानबूझकर खुद को संयमित किया था। आखिरकार वास्तविकता ट्रू बॉडी सिमुलेशन से थोड़ी अलग थी। कम से कम ट्रू बॉडी सिमुलेशन में कोई दृश्य पैनल नहीं थे, न ही सिमुलेशन काउंट्स का कोई संचय था। मिल्टन ने स्वेच्छा से इस ध्यान अभ्यास को समाप्त करने का मुख्य कारण ये था कि वह फिर से सिमुलेशन में भाग लेने में सक्षम था। मिल्टन जमीन पर क्रॉस लेग बैठे उठे नहीं। एक अदृश्य पैनल, जो मिल्टन के अलावा किसी को भी दिखाई नहीं दिया, अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट 2।
क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ, ट्रू बॉडी सिमुलेशन के समाप्त होने के बाद से 1 वर्ष बीत चुका था। टेक्स्ट सिमुलेशन के 2 काउंट जमा हो गए थे। हाँ, मिल्टन ने अब और संकोच नहीं किया और टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू कर दिया।